कोविड-19 आज का हमारा जो समय है, जो हम वातावरण देख रहे हैं, उसमें हमारी शिक्षण पद्धति उसको भी बहुत सी समस्याओं से जूझना पड़ रहा है और इन समस्याओं से आगे हमें कौन-कौन सी नई दिशाएं दिखाई दे रही हैं, क्या ऑप्शंस हैं हमारे लिए और क्या अच्छा रहेगा, ये सब हमें सुनने को, सीखने को मिलेगा। और इसके लिए हमारे पास हमारे जो स्पीकर्स हैं, डॉक्टर अलका और डॉक्टर दीपा मंगला भारती and Dr. Dinesh Gupta. They all are very well expert in their fields, and I believe that their information will enlighten us and inspire us in the future so that it can help in our teaching career and all of us will be benefited from it. This conference will be a great success and contribution by the teamwork. It all depends on our teamwork, our presenters, our coordinators, and a technical expert, Dr. Poonam Gill, who is behind the success of every our event, online competitions, online events. And now I hope you all will enjoy and enlightened by this. अब मैं आज का कार्यक्रम का कॉन्फ्रेंस को संभालने का कार्यभार डॉक्टर सुधा मल्होत्रा को देना चाहूंगी। डॉक्टर सुधा मल्होत्रा जो बहुत ही सुंदर शब्दों से, जैसा हम लोगों में इतना अच्छा वो गुण नहीं है, वो मंच संचालन और प्रेजेंटेशन का काम बहुत अच्छे से करेंगे और यू विल एंजॉय दैट। थैंक यू। डॉक्टर सुधा मल्होत्रा। मैडम मैडम गीता। हाँ जी मैम, आई विल गिव हर इंफॉर्मेशन। हाँ, आपकी स्क्रीन मैडम कैमरे की सेटिंग थोड़ी गलत है, आप उल्टा दिखाई दे रहे हैं। मुझे तो अपनी फोटो स्क्रीन पे दिखाई नहीं दे रही, तो मुझे नहीं पता मैं कैसी दिख रही हूँ। मेरी स्क्रीन पे वीडियो नहीं है, तो आपको तो देखा। ओके मैम। मैं सुधा मैडम को। हाँ जी, नमस्कार मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मैं इसको खोल नहीं पा रही थी और म्यूट पर मेरा आ गया था, तो मैं बोलते हुए भी नहीं आपको अपनी बात सुना पा रही थी। मैं पूछ रही थी कि डॉक्टर अलका धनपत जी हमारे साथ जुड़ गई हैं क्या? स्क्रीन पे तो नहीं दिखाई दे रहा। उनका कई बार मेरे पास फोन आया था, तो मैंने कहा हम पूरे 3 बजे ही खोलेंगे। तो पूनम मैडम, क्या वो हमारे साथ अभी जुड़ी नहीं है? मैडम एक बार तो एंटर हो गया था मैम का, बट आई थिंक देयर मे बी अ टेक्निकल प्रॉब्लम। अच्छा, तो हम उनके आने पर उनकी बात कहें, उससे पूर्व मैं उनको दोबारा से फोन करके देखें क्या? हाँ जी मैडम, मैं ट्राई करती हूँ। डॉक्टर धनपत के नाम से कोई है यहाँ पर ऑलरेडी ज्वाइन किया हुआ है? हाँ जी मैडम। हाँ ठीक है जी, गीता मैडम। हाँ जी मैम, डॉक्टर धनपत के नाम से है, मैं ए में ढूंढ रही थी उनको, वो उन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया है। मैं प्रारंभ करने जा रही हूँ। हिंदू कन्या महाविद्यालय की ओर से 1 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार पर हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हमारे साथ प्राचार्य जी जुड़ चुके हैं और माननीय प्राचार्य जी, हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय डॉक्टर अलका धनपत जी आज के वेबिनार की कीनोट स्पीकर हैं, जो आपको बधाई देते हैं कि आपका देश मॉरिशस कोरोना से मुक्त हो चुका है। सुदूर दूर देश में बैठी आप भय मुक्त समाज में सांस ले रहे हैं। हम आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। और हमारे दूसरे मुख्य अतिथि हमारे साथ डॉक्टर दीपा मंगला भारती जी हैं,
जो कि गुरु जमरेश्वर यूनिवर्सिटी में वाणिज्य विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर हैं, जो हमारे साथ जुड़ी हुई है। मैं उनका भी वेबिनार में हार्दिक स्वागत करती हूँ। और हमारे तीसरे मुख्य अतिथि हैं हमारे जींद के ही डॉक्टर दिनेश गुप्ता जी, जिनका मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। वे दंत चिकित्सक और सर्जन हैं। मैडम कहती हैं कि इस कोविड-19 के वातावरण में उन्हें ना याद किया जाए तो यह वेबिनार अधूरा ही रह जाएगा, क्योंकि हंसते हुए प्राचार्य महोदया से कल बात हो रही थी, वो कहने लगी हम तो इस जो समुद्र है इसके किनारे में खड़े हुए हैं, असली गोताखोर तो वे हैं, वे अंदर जाकर इसकी गहराई को समझ पा रहे हैं। तो हम इस सेशन में तो नहीं, लेकिन 4:10 पर जो दूसरा सेशन होगा हम आपका मार्गदर्शन पाएंगे और आपसे कुछ एक प्रश्न भी पूछेंगे। और इस वेबिनार में हमारे साथ जुड़े हरियाणा के कॉलेज के व अपने ही कॉलेज के विद्वत समाज के प्रबुद्ध एसोसिएट और असिस्टेंट प्रोफेसर और हमारे कई विद्यार्थी हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं। हम सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं। और यह कार्यक्रम आपको मैडम ने बताया अंग्रेजी और हिंदी विभाग के तत्वावधान की ओर से हो रहा है। तो मैं इसके लिए जो हमारी अंग्रेजी विभाग के अध्यक्षा डॉक्टर गीता गुप्ता हैं, उनसे अनुरोध करती हूँ कि वे हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर अलका धनपत जी का स्वागत करेंगी और उनका परिचय दें। डॉक्टर नमस्कार। Namaskar. Today we have with us a person of high achievement and sterling reputation who is well known for her dynamism, down-to-earth nature and confidence. A very special guest from Mauritius, Dr. Alka Dhanpat. She is currently head of Department of Creative Writing and Publications, Mahatma Gandhi Institute, Mauritius, and coordinator for National Level Textbooks Writing in Hindi. Her complete education and doctorate is from Delhi University, and she is a rank holder from Delhi University. She has supervised PhD theses of many students and trained teachers of B.Ed and MA classes. Honored with many awards, she is receiver of prestigious George Grierson Award from the President of India, accompanying a cash award of ₹1 lakh, which she donated for literary activities. A widely traveled person, she has been to Germany, France, Switzerland, Tashkent, Sri Lanka, and many other countries as a resource person in conferences and published many research papers in reputed journals of international acclaim. She regularly gives radio talks in Mauritius. She started her career as a teacher in Mother International School in Delhi and was an avid participant and leader of adventurous camps of trekking and climbing at Leh, Ladakh, Puducherry, and Nainital. She was also principal of Gopal Vidya Mandir Jeend for a few years and was widely appreciated for her administrative acumen. Widely acclaimed as a teacher, she has passion for teaching and interacting with youth. She is gracious enough to give us time at a short notice. Today, she will be sharing with her expert opinion on the topic COVID-19 में शिक्षण की समस्याएं और दिशाएं. With that, I ask you to give full attention to Dr. Dhanpat. Dr. Dhanpat, please. Dr. Dhanpat, can you hear me? Poonam madam, kindly see if she is connected or not. Dr. Dhanpat, can you hear me? Maybe her microphone is off. पूनम मैडम, एक बार आप देखेंगे, मैं फोन करूं क्या उन्हें? Yes, ma'am.
Ma'am, please call her. Geeta ma'am, please Okay. call to Dhanpat ma'am. Okay. हाँ जी पूनम मैडम। अच्छा, ठीक है, ओके। Yes ma'am. वो कह रहे हैं कि मेरा पूनम, एकदम से ही कट गया कोई और नहीं वो आप मैम, दोबारा ट्राई मैम कर रही हैं करने का। लिंक पर क्लिक करें मैम। सुधा मैम, अगर उनको टाइम लग रहा है तो हम नेक्स्ट स्पीकर का करवा लेते हैं। हाँ जी मैडम, पर मुझे लगता है आप उनका माइक जरा ऑन करना, वो है लाइन पर। मैं Yes नहीं ma'am. तो दूसरों को बुला देती हूँ, आप एक बार देख लें। उनका स्पीकर ऑन कर दीजिए। पूनम मैडम उनका स्पीकर ऑन कर दीजिए। पूनम मैडम। हेलो, हाँ, हो गया अनम्यूट। सुन पा रहे हैं ना? हाँ हाँ जी, जी हाँ जी। सुन पा रहे हैं। चलिए ठीक, तो मैं शुरू कर सकती हूँ। हाँ जी, इट्स ओके। Yes ma'am. किसका फोन है ये? Yes ma'am. सो आई कैन स्टार्ट ना? चलिए, Yes ma'am. You can आप start. सभी का अभिनंदन है और जींद की इस भावभूमि को मेरा प्रणाम है, क्योंकि जींद में काफी वक्त मैं गुजार कर गई थी, तो जब यहाँ से जुड़ती हूँ तो हृदय थोड़ा सा ज्यादा प्रसन्न होता है। बाकी कोरोना ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। आज इस मंच पर जुड़कर जो कुछ मैंने अभी सुना, आपकी प्रिंसिपल मैडम सुधा बहन जी और उसके बाद फिर गीता जी की बातचीत जो सुनी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने परिचय इतने विस्तार से दिया कि कुछ पुरानी चीजें जाग गई जो मैं भूल चुकी थी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो विषय रखा है कोविड-19 में शिक्षण की समस्याएं और दिशाएं, मैं शुरू यहां से करना चाहूंगी कि जीवन परिवर्तन का नाम है। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि हर पल बदले ना। यदि ऐसा होता तो हम बचपन से कभी बूढ़े ना होते और फिर अगले जन्म में या मृत्यु तक ना पहुंच पाते। परिवर्तन को स्वीकारना पड़ता ही है, यह जरूरी है।
लेकिन कोरोना ने हमको परिवर्तन को जल्दी कैसे स्वीकारना है यह सिखाया है, और विशेष रूप से अध्यापक वर्ग को मैं यहाँ जोड़ना चाहूंगी कि जितना चुनौती भरा समय अध्यापक वर्ग ने कोरोना के समय में बिताया है, शायद दूसरे लोग दूसरी तरह की टेंशन में रहे होंगे कि उनकी नौकरी ना चली जाए या उनका बिजनेस ना फ्लॉप हो जाए, लेकिन अध्यापक को नौकरी जाने या बिजनेस फ्लॉप होने की उतनी चिंता नहीं थी जितनी उसकी चिंता अपने छात्रों को लेकर थी कि अभी सत्र शुरू ही हुए हैं, थोड़ा सा किताबों को खोला है, फेस टू फेस सेशन हुए हैं, और इसी बीच कोरोना महामारी, पूरी तरह से लॉकडाउन। हमने अपने जीवन के इतने लंबे समय में ऐसा लॉकडाउन नहीं देखा। कर्फ्यू देखे, बाजार बंद देखे, परेशानियां देखी, लेकिन इस तरह से पूर्णतः आप घर की चार दीवारी में बंद होकर रह जाएंगे, ये अपने आप में एक अनोखा लॉकडाउन था। तो अध्यापक की सबसे बड़ी चिंता उसके छात्र थे कि जो कुछ वह उनको देना चाहता था क्या वो दे पाएगा, क्या आईटी के सारे साधन उसे वहां तक पहुंचा पाएंगे जहां तक वह अपने बच्चों को ले जाना चाहता है। जो कुछ फेस टू फेस में वो बच्चों की आंखों से पढ़ता है, उनसे बातचीत करके उनको प्रेरणा देता है, क्या मोबाइल के माध्यम से या कंप्यूटर या लैपटॉप का उपयोग करके हम बच्चों के साथ उतना जुड़ पाएंगे, और जुड़ना भी दूसरी बात, फिर उतना ज्ञान उनको दे पाएंगे। ये एक भारी समस्या सभी के सामने एकदम से सुरसा की तरह मुंह बाए खड़ी हो गई। हम सभी लोग अपने अपने इंस्टीट्यूशंस में या यूनिवर्सिटीज में धीरे धीरे आईटी के साधनों को इस्तेमाल कर रहे थे, और अब तो LCCS आ गया है, लर्नर सेंटर्ड बेस्ड जो एग्जाम होते हैं उसके अनुसार जो भी मॉड्यूल हम पढ़ाते हैं वह लगभग यूरोप के सभी देशों में मान्य होते हैं, और उसमें विद्यार्थी को ज्यादा खोज कार्य करके आना होता है। इसके लिए गूगल क्लासरूम की तैयारी हमारे यहाँ भी शुरू हो गई थी, और बहुत से लेक्चरर्स ने फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के साथ इसका प्रयोग शुरू कर दिया था। थर्ड ईयर के लिए यूनिवर्सिटी ने कह दिया था कि अभी के लिए हम उनको पारंपरिक ढंग से परीक्षाएं लेंगे, लेकिन फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर अब गूगल क्लासरूम पर ही कार्य होगा। तो उनके लगभग सभी मॉड्यूल, और धीरे धीरे बच्चों को भी हम इसके आदी बना रहे थे। मैं यहाँ, क्योंकि मैं मॉरिशस में हूँ, पिछले लगभग 20-22 साल मुझे यहाँ पर यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हुए हो गए हैं, तो मैं अधिक यहीं के संदर्भ लूंगी कि यहाँ पर किस तरह की समस्याएं आई और किस तरह से हम लोगों ने उसको पार किया या पार कर रहे हैं, यह कहना चाहिए, क्योंकि पार किया तो मैं नहीं कह सकूंगी, ये अभी यात्रा चल रही है। कोरोना के कारण छात्रों को भी बहुत जल्दी इसके ऊपर आना पड़ा। यद्यपि छात्र आज भी मैं कहूंगी कि हमसे ज्यादा तेज हैं आईटी के मामले में, लेकिन फिर भी ज्ञान के क्षेत्र में और सीरियस क्लासरूम लेने के लिए अध्यापक की ही गुहार की जाती है। बच्चों के पास आईटी पर बहुत बड़ी दुनिया है, और वो ऐसी मीडिया की दुनिया है कि वे जब इस पर बैठ जाते हैं तो पता नहीं कहां से कहां गोता लगाते हुए निकल सकते हैं, कौन से महासागर से कौन से महासागर में चले जाएंगे, कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। लेकिन अध्यापक उन्हें समेट कर नजदीक लाता है और उनको फिर से उनके करियर के साथ जोड़ता है। मॉरिशस में कोविड-19 की महामारी की जो ऑफिशियल घोषणा थी वह लगभग 20 मार्च को हो गई थी। 20 मार्च से घोषणा शुरू हो गई और लगभग करते करते सोमवार से पूरी तरह से लॉकडाउन लागू कर दिया गया। कोई सोच नहीं सकता था कि अचानक इतना बड़ा लॉकडाउन घोषित हो जाएगा, और मॉरिशस क्योंकि छोटा देश है इसलिए नियमों को मानना और नियमों की अवहेलना करने पर सजा या फाइन होना बहुत आसानी से पकड़ में व्यक्ति आता है। यहाँ बता देना चाहती हूँ कि हमारी आबादी लगभग 12 लाख है। एक छोटा सा टापू है हिंद महासागर में। आप नीचे अफ्रीका की तरफ नीचे को जाएंगे तो आपको वहां मॉरिशस और कुछ टापू दिखाई देंगे यदि आप गूगल मैप से देखेंगे तो यहाँ पर जब लॉकडाउन पूरी तरह से हो गया, पहले तो लोगों को ये समस्या होने लगी कि जीवन कैसे गुजरेगा, क्योंकि यहाँ पर लगभग खाने पीने का सामान, कपड़ा पहनने का, कॉस्मेटिक्स सभी कुछ विदेशों से आता है। आप विश्वास करेंगे चावल भी विदेश से आता है। चाय यहाँ पर है, जिस फैक्ट्री में कपड़ा उगाया बनाया जाता है
टी शर्ट इत्यादि वह अमेरिका में जाती हैं। तो जब पूरी तरह से लॉकडाउन हो गया तो सबसे पहले तो पर्यटन पर आधारित यह देश सबसे पहले हवाई यात्रा बंद करनी पड़ी, क्योंकि जो बाहर से आना जाना हो रहा था वो कोरोना को बढ़ा रहा था। तो इस देश की आर्थिक या अर्थव्यवस्था पर्यटन पर ही आधारित है। पूरी तरह सभी होटल बंद हो गए। और मेरे मित्र हैं जो एक होटल में काम करते हैं, उन्होंने मुझसे कहा कि लगभग 25-30 साल होने वाले हैं नौकरी को करते हुए, पहली बार उन्होंने घर में रहकर कैसे घर का खाना और बच्चों के साथ रात दिन आनंद लिया जाता है ये उन्होंने महसूस किया। क्योंकि उनकी नौकरी शुरू होती थी शाम को 5-6 बजे और वे लौटा करते थे रात को 1-2 बजे। तो बच्चे जब वे उठते थे बच्चे स्कूल चले जाते थे। तो उन्होंने पहली बार इस कोरोना में उन दिनों को महसूस किया। लेकिन जोड़ना चाहूंगी, कुछ लोग इस कोरोना लॉकडाउन के कारण डिप्रेशन में भी चले गए। जो लोग घर में अकेले थे, बूढ़े थे, जिनके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं या विदेशों में सेटल हो गए हैं, ऐसे कुछ लोगों को डिप्रेशन का प्रतिशत देश में डॉक्टर्स के मुताबिक पहले से बहुत ज्यादा बढ़ा। कईयों को पैनिक अटैक्स होने लग गए, अकेलापन उनको खलने लगा, और बच्चे भी अधिकतर अपने लैपटॉप पर और मीडिया पर रहने लगे। तो उनके साथ वो जो संपर्क या बातचीत वो कम हो गई। तो कोरोना ने जिंदगी को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। इस लॉकडाउन में लगभग आप समझ लीजिए 20 मार्च से लेकर 15 मई तक पूरी तरह से लॉकडाउन था। अब समस्या उठी कि भोजन की समस्याओं को कैसे सुलझाया जाए। तो बड़े बड़े मॉल्स में लोगों को अल्फाबेटिकली जाने के लिए कहा गया कि सोमवार को ए से डी तक जाएंगे, फिर मंगलवार को डी ई से आगे जाएंगे। इस तरह से पूरे सप्ताह को बांट दिया गया ताकि भीड़ वहां पर ज्यादा ना हो और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो। लेकिन उसके बावजूद भी शुरू के 2 सप्ताह लोग बहुत पैनिक रहे, और लगभग कहना चाहिए कि कभी कभी आके बताया कि पूरा पूरा दिन या 6-6 घंटे भी हम लोग लाइन में खड़े रहे। तो शायद ये लोगों की मानसिकता होती है कि पता नहीं खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो जितना बटोर सकते हैं बटोर ले। लेकिन सरकार बार बार आश्वासन देती रही कि हमारे स्टोर्स में सब कुछ है, चिंता की जरूरत नहीं है, भोजन की सामग्री की कोई कमी नहीं है। इस तरह से लगभग आप समझ लीजिए 2 महीने बीत गए, और 15 मई को जो थोड़ा लॉकडाउन खोला गया उसमें भी विशेष अधिकारियों को एक पास दिया गया। उनके मोबाइल पर डायरेक्ट मिनिस्ट्री ने भेजा, और पुलिस वाला आपके मोबाइल से उसको जब कनेक्ट करता है या चेक करता था तो उस पर आपका पास या सारे नाम इत्यादि डिटेल आ जाती थी। तो इस प्रकार से जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स थे इंस्टीट्यूशंस के, या जो बड़ी फैक्ट्री के ओनर थे, या जिनका जाना जरूरी था, तो उनके इंस्टीट्यूशन या यूनिवर्सिटी अपने केस बना के मिनिस्ट्री को भेजे, और मिनिस्ट्री ने सिलेक्टेड लोगों को ये पास देना शुरू किया, जिसमें 15 मई से मैंने भी यूनिवर्सिटी ज्वाइन की और लगातार अभी तक मैं जा ही रही हूँ। मॉरिशस में कुल मिलाकर अभी तक कोरोना से केवल 10 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है, और क्वारंटाइन में लोग रहे। क्वारंटाइन में रहने के बाद लोगों को तब निकाला जाता है जब निश्चित हो जाता है कि उनको कोरोना नहीं है। अभी के लिए सरकार की चिंता है जो मॉरिशसीय छात्र विदेशों में पढ़ रहे हैं या जो लोग विदेशों में फंसे हुए हैं, उनके लिए बीच बीच में फ्लाइट्स किसी किसी देश से आ रही हैं, और सभी को अनिवार्य रूप से क्वारंटाइन होना है। मैं यहाँ केवल मुस्कुराहट के लिए बताना चाहती हूँ कि अभी पिछले दिनों मेडागास्कर से एक फ्लाइट आई थी, उसमें एक व्यक्ति को कोरोना पॉजिटिव पाया गया, तो उसको क्वारंटाइन किया गया ज्यादा दिन के लिए। 14 दिन तो सबके लिए कंपलसरी है। यह व्यक्ति चुपके से भागकर अपने घर चला आया, और घर आकर सबके साथ बैठ के खाना खा रहा था। इतने में पुलिस पहुंच गई और उसको भी पकड़ के दोबारा लेकर गई, और पूरे घर को भी क्वारंटाइन किया गया। तो इस तरह से पूरी तरह से ऐसे लोगों पर स्वास्थ्य मंत्रालय नजर रखता है। तो लेकिन अब हम आते हैं छात्रों की दुनिया में कि वहां इस क्वारंटाइन के कारण कैसी दिक्कतें हुई। कुछ छात्रों के घर में समस्याएं भी थी। वे कुछ छात्र तो यूनिवर्सिटी आके खुश होते हैं क्योंकि उनको घर का वातावरण उतना सुखाता नहीं है। पिता की डांट या पिता पीते हैं तो परेशानियां पैदा करते हैं, और माँ का, तो इस तरह से कुछ छात्र यूनिवर्सिटी आना ही पसंद करते थे, पर क्वारंटाइन ने उनको भी बांध दिया और उनको हमारे साथ इस पर जुड़ना पड़ा। छात्रों के लिए हमने प्रत्येक अध्यापक ने, क्योंकि मिनिस्ट्री ने निश्चित किया कि प्रत्येक अध्यापक को पढ़ाना है। प्राइमरी से चलते हैं थोड़ा सा, क्योंकि मैं सिलेबस के साथ भी जुड़ी हुई हूँ
और मैं करिकुलम के भी कोऑर्डिनेटर हूँ। प्राइमरी के लिए जो प्रोग्राम बनाया गया उनको कैसे पढ़ाया जाए, मिनिस्ट्री ने प्राइमरी के लिए जहां एक और उनके मैथमेटिक्स, सिविक्स और ज्योग्राफी इन सब विषयों पर पाठ बनाने तैयार किए। मैं क्योंकि भाषा की अध्यापिका हूं इसलिए मैं भाषा को लेकर ज्यादा चर्चा करूंगी, लेकिन पैरेलल उन सारे विषयों का भी काम होता रहा। टेलीविजन पर रोज जिस संस्थान में मैं काम करती हूँ वहां पर 5 भाषाएं, तमिल, तेलुगु, मराठी, हिंदी, उर्दू और उसके साथ साथ चाइनीज, इन भाषाओं का यूनिवर्सिटी स्तर पर अध्ययन अध्यापन होता है। लेकिन जब सिलेबस बनाने या रेडियो टीवी प्रोग्राम को बनाने की बात आती है तो एक्सपर्टीज की वजह से हमारे इंस्टीट्यूट के लेक्चरर्स को उसके साथ जोड़ा जाता है। तो प्राइमरी के लिए रोज 6 भाषाओं में पाठ 10-10 मिनट के लिए टेलीकास्ट होता था। मिनिस्ट्री ने पूरा एक चैनल टीवी का बच्चों के लिए कर दिया था, जिसमें शुरू में सुबह 9:30 बजे से प्राइमरी का आता था, 2:30-3 बजे सेकेंडरी के लेसन आते थे, तो लगभग 5 बजे तक वे बहुत सारे विषयों को पूरा कर लेते थे। जैसे एक टाइम टेबल स्कूल या कॉलेज में होता है उस तरह से इस टाइम टेबल पर काम किया गया। लेकिन यूनिवर्सिटी के लिए लेक्चर्स नहीं रखे गए, क्योंकि यूनिवर्सिटी के लिए लेक्चरर्स अपने अपने जीएस पर, गूगल क्लासरूम पर उनको पढ़ा रहे थे और हम लोगों का काम अपने बच्चों के साथ संपर्क करके चल रहा था। इसमें हमारे यूनिवर्सिटी का जो या हमारे इंस्टीट्यूट का जो आईटी डिपार्टमेंट था उसका कार्यभार भी काफी रहा और उन लोगों ने हमको बहुत सहयोग दिया, क्योंकि आप जानते हैं जीएस, जीसी या गूगल क्लासरूम में जुड़ने के लिए सभी बच्चों के गूगल क्लासरूम के साथ आईडी मेल जुड़ जाने चाहिए, तब वे लोग आपके क्लासरूम में आ सकते हैं। और तब इसी तरह से जैसे आज हम सब जुड़े हैं ऐसे सभी छात्र उसमें जुड़ जाते हैं और गूगल क्लासरूम का जो टाइम है उसके मुताबिक उनकी क्लास हम लोगों ने ली। तो प्राइमरी के लिए रोज टेलीविजन पर यदि कोई माता पिता समझदार हैं और वे लोग अपने बच्चों के साथ अच्छा समय बिताते हैं तो ठीक 9:30 बजे वे अपने बच्चों को बस्ता लेके टेलीविजन के आगे बिठाते थे। तब उनका पाठ आता है, बीच में मान लीजिए अगर हिंदी का बच्चा है, तमिल का पाठ आ रहा है तो थोड़ी देर के लिए बच्चा उठ के जा सकता है, फिर उसका एक मैथमेटिक्स का पाठ आ रहा है, तो पूरे टाइम टेबल को फॉलो किया गया। और इस कार्य के लिए आप मानेंगे नहीं, जिसे कहते हैं ना आपातकालीन कार्य, ये ऐसे हुआ पूरा 2 महीने। इसके लिए हमारे प्राइमरी के एजुकेटर्स हमारे साथ जुड़े, हमारा आईटी डिपार्टमेंट इसके साथ जुड़ा, ग्राफिक आर्टिस्ट इसके साथ जुड़ा, कोऑर्डिनेटर इसके साथ जुड़ा, वेटर इसके साथ जुड़ा, पीयर रिव्यू करने वाला वेटर इसके साथ जुड़ा, तब जाके एक पाठ सुबह हम रेडियो स्टेशन में भेज पाते थे। ये काम कभी कभी हमको रात को 2-2 बजे तक भी करना पड़ता था, क्योंकि छात्र जब बना रहे हैं वे उसको पहले पावर पॉइंट में बनाते थे, फिर उसके बाद उसको MP4 में डालते थे, फिर उसके बाद उसको करेक्ट करना, कोई फोटो गलत ना चली जाए, कोई फोटो गलत संदेश ना दे दे। कभी कभी वे लोग यूट्यूब से कहानी डालते थे, कॉपीराइट को देखना चाहिए, ग्राफिक आर्टिस्ट देखता था। इस तरह से ये कार्य पूरा एक टीम वर्क था और सच में आपसे कहूं एक नया अनुभव था। और कैसे कोई काम आपातकालीन स्थिति में भी मनुष्य पूरा कर सकता है ये हमने सीखा। और हमारे साथ इतनी बड़ी टीम थी, सबको निश्चित था कि सुबह तक ये कार्यक्रम एकदम से चला जाना चाहिए, एकदम से एमबीसी में पहुंच, मॉरिशस ब्रॉडकास्ट कॉर्पोरेशन में पहुंच जाना चाहिए। तो आप मानिए आज हम लोगों ने लगभग 1000 से ज्यादा इन 5-6 भाषाओं में छोटे छोटे 10-10 मिनट के पाठ बनाकर रेडियो पर डाले, टीवी पर डाले जा चुके हैं। अगर कभी फिर से सरकार चलाना चाहेगी बच्चों के लिए तो एक सुंदर जो उनकी पुस्तकें उसके आधार पर, और बच्चों ने बिल्कुल ऐसे बनाया जैसे क्लास में वो पढ़ाते हैं। इसी तरह से जो कॉलेज या सेकेंडरी में बच्चे पढ़ते हैं उनके भी करिकुलम के साथ में जुड़ी हुई हूँ, उनके लिए भी हमने टेलीविजन पर पाठ बनाए और उसके लिए भी पूरी टीम होती थी, वेटिंग होती है, राइटिंग होती है, फिर उसके बाद पावर पॉइंट बनता है, रिकॉर्डिंग होती है, फिर से उसकी वेटिंग होती है और इस तरह से वे पाठ भी ग्रेड 9 तक चलते रहे। और इसके साथ बताना चाहूंगी बहुत से हमारे होनहार अध्यापकों ने फेसबुक पर मैथमेटिक्स के, साइंस के पाठ खुद से डाले ताकि बच्चों को सुविधा हो सके और वे लोग उन कठिन चीजों पर या विषयों पर उनको समझ सके। तो श्रोताओं, जब तक अध्यापक जुड़ते नहीं हैं आपस में
तब तक कुछ विशेष रूप से उपलब्धि नहीं होती है। अब मैं आती हूँ अपनी यूनिवर्सिटी क्लासेस को लेकर। बीए, एमए, इनसे जुड़ने से पहले मैं अपने टीचर ट्रेनिंग के छात्रों के साथ आना चाहूंगी। हम लोग प्राइमरी टीचर्स को भी पढ़ाते हैं और जो सेकेंडरी एजुकेटर्स होते हैं उनको भी मेथोडोलॉजी हिंदी विषय में पढ़ाते हैं। जो अंग्रेजी का बाकी सब है, सोशियोलॉजी या साइकोलॉजी या मेथोडोलॉजी, ये सारी चीजें मॉरिशस इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन देखता है। तो वे अपना देख रहे थे और हम अपना भाग देख रहे थे। तो हमने क्या क्या इस्तेमाल किया, व्हाट्सएप पर अपने ग्रुप बनाए पूरी पूरी क्लास के बच्चों को। हमने खुद ही बोला कि वे खुद, एक जो क्लास लीडर है वो एडमिन बन जाए या अध्यापक एडमिन बन जाता था, तो पूरी क्लास व्हाट्सएप पर आ जाती है। उससे बहुत सुविधा होती है। आप चाहे रात को 9 बजे भी एक संदेश डाल दीजिए, सबको पहुंच जाता है एक ही बार में। फिर हम लोगों ने मेल इस्तेमाल किए, एक दूसरे को मेल से संदेशे भेजे, जूम से हमने क्लासेस ली, गूगल क्लासरूम से क्लासेस ली। इस तरह से हम लोग अपने बच्चों के साथ जुड़े और हर अध्यापक ने ये निश्चित किया कि देखो जिसका जो टाइम टेबल है, ताकि क्लैश ना हो, हर कोई अपने टाइम टेबल के मुताबिक ही बच्चों को टाइम स्लॉट दे। कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपना टाइम स्लॉट दूं, हो सकता है उनकी दूसरे सब्जेक्ट एरिया की क्लास हो। तो ये निश्चित होने के बाद हर अध्यापक को पता है कि अगर मेरी क्लास फ्राइडे है, मंडे है, तो मैं उनको जीसी पर फ्राइडे और मंडे ही बुलाऊंगी। तो इस प्रकार से आज हमारी ये स्थिति है। यद्यपि लॉकडाउन पूरी तरह से खुल चुका है, सभी कार्य ठीक से हो रहे हैं, केवल मास्क पहनना अनिवार्य है और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान सबको रखना चाहिए। सरकार बार बार चेतावनी दे रही है, अन्यथा देश में एक भी कोरोना का इस समय व्यक्ति नहीं है। केवल क्वारंटाइन में जो 5 व्यक्ति हैं वे लोग अंडर ट्रीटमेंट हैं, उन्हीं लोगों को कोरोना है और वे भी पूरा ट्रीटमेंट लेके ही निकलेंगे, ऐसी पूरी उम्मीद है और ठीक हो जाएंगे। तो इस प्रकार से देश में अभी 1 जुलाई से प्राइमरी और सेकेंडरी कॉलेज खुलने वाले हैं। यूनिवर्सिटी सितंबर से खुलेगी। एग्जाम के लिए फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के एग्जाम रिटर्न नहीं होंगे, असेसमेंट बेस्ड एग्जाम होंगे। उनके लिए पूरा फॉर्मेट बन रहा है और उनको चाहे मूडल पर या जीसी पर ये असेसमेंट दिया जाएगा, उनको एक वक्त दिया जाएगा और वे लोग इसको सबमिट करेंगे। लेकिन थर्ड ईयर के लिए यूनिवर्सिटी ने निर्णय लिया है, क्योंकि थर्ड ईयर है और ये जीसी के मुताबिक फर्स्ट ईयर से नहीं चला, तो इनका 3 घंटे की बजाय 2 घंटे का एग्जाम होगा, बाकायदा सोशल डिस्टेंसिंग का नियमों का ध्यान रखते हुए। तो अभी देखते हैं, जुलाई में थर्ड ईयर के एग्जाम है, पूरा महीना अभी हम लोगों को ड्यूटीज देनी है। और बताना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ पर स्क्रिप्ट करेक्शन या ड्यूटीज देने के लिए कोई पेमेंट नहीं होती। ये अंडर हमारी ड्यूटीज हैं कि हमने अगर बच्चों को पढ़ाया है तो ये हमारी ड्यूटी है कि हम करेक्शंस करके उनके रिजल्ट दें और हमारी ड्यूटी है कि हम उनके एग्जाम लें। तो सभी को अपने अपने हिस्से की ड्यूटी अब जुलाई में निभानी होगी। लेकिन जो टीचर ट्रेनिंग हमारे पास ग्रुप था, उनके साथ एक प्रैक्टिकल हमारा होता है जिसमें हम जाकर उनकी क्लासेस देखते हैं जब वे स्कूल में जाते हैं या वे सेकेंडरी में जाते हैं। इस मॉड्यूल को अभी के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है कि अभी जुलाई में कॉलेज स्कूल खुल जाएंगे तो देखते हैं स्थिति कैसी रहेगी बच्चों के साथ, उसके बाद निर्णय लिया जाएगा। लेकिन बाकी लगभग टीचर ट्रेनिंग के भी सभी एग्जाम जो हैं वे असेसमेंट बेस्ड हो गए हैं। तो रास्ता निकलता है, स्वाभाविक है, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जब दिक्कतें आती हैं, लेकिन आपकी सोच पॉजिटिव होनी चाहिए। आप बार बार ये कहें कि बड़ा मुश्किल हो रहा है, कहाँ हमें इन चीजों पर डाल दिया। तो जब जमाना बदल रहा है, हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है, तो क्या हमें पीछे रहना होगा? लेकिन एक चीज हमारे लिए सुखद है कि हमारे पूरे देश में इंटरनेट की सुविधा है। आप यदि टेलीकॉम को पर मंथ के हिसाब से पे करते हैं अपने पैकेज की, तो आप चाहे किसी गांव में भी बैठे हैं, आपको इंटरनेट पूरा मिलेगा। मैं तो यहाँ पर कभी कभी मजाक करती हूँ कि इंस्टीट्यूट में जब उस पर लोड ज्यादा पड़ता है तो इंटरनेट स्लो हो जाता है, लेकिन घर में हम इंटरनेट का इस्तेमाल बड़े मजे में करते हैं। तो सभी बच्चे घर में थे, लगभग सभी घरों में माइटी है, सभी बच्चे इसका इस्तेमाल करते हैं। तो बच्चों को अपने साथ जोड़ने में वो समस्या नहीं आई। लेकिन सेकेंडरी के स्कूलों में कुछ हमारे अध्यापकों ने हमें सूचना दी कि कुछ बच्चे सचमुच इतने जरूरतमंद हैं कि वे लोग 1000 रुपया या 800 रुपए का पैकेज नहीं ले पाते हैं। तो वहां थोड़ी दिक्कतें आई, इसके लिए लोगों ने आवाज भी उठाई। मैं यही बताना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं है कि सभी कुछ सुखद होता है या सब कुछ हरा भरा ही होता है। कई
स्टूडेंट्स ने, जो टीचर ट्रेनिंग में या जो लोग सेकेंडरी के एजुकेटर्स थे, उनकी यूनियन ने आवाज उठाई कि बिना ट्रेनिंग के आप हमारे ऊपर पूरा का पूरा कार्यभार आईटी से नहीं थोप सकते हैं। तो देखिए, उसी समय मिनिस्ट्री ने एक्शन लिया और ग्रुप ग्रुप अध्यापकों के बनाकर उन्होंने जीएस के माध्यम से, जूम के माध्यम से उन लोगों को भी आईटी के बारे में थोड़ा बताया, समझाया, ताकि ये कल को कोई ना कहे कि हमको ट्रेनिंग नहीं मिली। खैर, ये कहा और हुआ, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सेकेंडरी में जो मैथमेटिक्स, साइंस, कॉमर्स, इन सब की ट्यूशंस बच्चे लेते थे, वह सब बड़े मजे में चल रही हैं। सभी अध्यापक जो लेते हैं ट्यूशंस, सभी से, जिस बच्चे से हमने पूछा कि कोई दिक्कत नहीं, ट्यूशन की क्लास उनकी फर्स्ट क्लास चल रही है। तो ये सब बातें संकेत करती हैं कि जहां हमारा मन होता है पॉजिटिव, हम वहां पर साधन अपने ढूंढ ही लेते हैं। तो क्यों नहीं अपनी क्लास के लिए हम ढूंढे। तो लगभग यूनिवर्सिटी के लेक्चरर्स को लेकर किसी तरह की कोई परेशानी मॉरिशस में अभी तक नहीं दिखाई देती। कोई ये नहीं कह रहा कि मेरी क्लास नहीं हुई या मेरा सिलेबस पूरा नहीं हुआ। लगभग सभी का सिलेबस पूरा है, सभी ने हैंडआउट्स, नोट्स बच्चों को भेजे हैं गूगल क्लासरूम पर। तो बच्चों के पास साधन भी हैं, लेकिन उनको भी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। तो इस प्रकार से मॉरिशस की स्थिति 1 जुलाई से लगभग शिक्षा का क्षेत्र पूरी तरह से, समझ लीजिए, खुल जाएगा। और क्योंकि सबसे पहले शिक्षा मंत्रालय ने प्री प्राइमरी को खोला था, प्री प्राइमरी से भी पहले उन्होंने गोदरी को खोला था, क्योंकि जब आपने माता पिता को बुलाना शुरू कर दिया काम पर 1 जून से, तो छोटे बच्चों को कहाँ रखा जाए। तो इसलिए गोदरी में जबरदस्त नियमों का पालन हुआ और बच्चे वहां पर गए, माता पिता छोड़ कर आए और 22 जून से प्री प्राइमरी खुल गया। उसमें भी 50% अटेंडेंस मिली, क्योंकि माता पिता शायद थोड़ा डरते रहे होंगे। और अब 1 जुलाई से तो लगभग प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी तो अभी एग्जाम शुरू हो जाएंगे और सितंबर में न्यू बैच हमारे पास आएगा। पर यहाँ बताना चाहती हूँ कि शिक्षा मंत्रालय ने कोई जल्दबाजी नहीं की। चाहे लॉकडाउन खुल गया है, स्कूल कॉलेज खुल गए हैं, यूनिवर्सिटी खुल जाएगी, लेकिन जो कैलेंडर बनाया गया है उसमें किसी तरह की कोई ऐसी जल्दबाजी नहीं दिखाई दे रही कि बच्चों को सब कुछ 2 महीने में पूरा कर लेना चाहिए और उन्हें अक्टूबर में एग्जाम में बैठ जाना चाहिए। ऐसा नहीं है। जो कैलेंडर बना है उसमें इनको छुट्टियों की तरह काउंट किया गया है और अब उनका द्वितीय सत्र शुरू होगा, जो नवंबर तक चलेगा। फिर दिसंबर, क्योंकि न्यू ईयर की हॉलीडेज होती हैं, तो 15-20 दिन की वहां छुट्टियां दी जाएंगी, जबकि बच्चों को पहले वहां पर लगभग 1.25 महीने की छुट्टी होती थी। तो केवल 15-20 दिन की छुट्टी होगी। उसके बाद फिर से तीसरा सत्र होगा और तीसरे सत्र के बाद उन लोगों का एग्जाम जो है वो फरवरी मार्च में होंगे। तो चाहे थोड़ा सा डिले हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सब कुछ घोट के बच्चों को पिलाना है, हमें कंप्लीट करना है। ये शिक्षा मंत्रालय ने काफी देखा है। चाहे 6 महीने आगे पीछे हो जाएंगे, लेकिन बच्चों को पूरा पढ़ने का, गुनने का, समझने का समय मिलेगा। तो इस तरह से मॉरिशस में हर चीज पर काफी डिस्कशंस होती हैं, कमिटीज बैठती हैं, मिनिस्ट्री के पीएस बैठते हैं, कुछ यूनियन के लोग बैठते हैं, उसके बाद जाकर निर्णय सार्वजनिक होते हैं। तो इस प्रकार से हम इंतजार कर रहे हैं कि कोरोना के इस दर्द से, डर से हमारे बच्चे बाहर निकल पाएंगे और हम लोग मिलकर फिर से फेस टू फेस में जा पाएंगे। क्योंकि ये तो निश्चित है कि फेस टू फेस की जो क्लासरूम है उसका मुकाबला दुनिया का अभी तक कोई साधन नहीं कर पाया। चाहे बढ़िया से बढ़िया आपने रोबो भी बना लिया, चाहे महिला रोबो पूरे देशों में घूम आई और उसने बहुत से जवाब भी दे दिए, लेकिन जो अध्यापक अपने बच्चों को देखकर पढ़ाता है, जो उस समय उनकी आंखों में पैदा होने वाले प्रश्नों के वह उत्तर देता है और उनको प्रेरित करता है खोज कार्य के लिए, उसकी कमी सर्वदा खटक रही है। इसीलिए हर देश, हर अध्यापक इंतजार कर रहा है कि हम अपने बच्चों को मिल सके। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि साधनों के अभाव में हम बच्चों को कुछ करा नहीं पाए। साधन थे, जिन बच्चों ने उनका ठीक से उपयोग किया, जिन अध्यापकों ने अपने बच्चों को अपने साथ जोड़ा, अपने पाठों को वे लगातार डालते रहे, उन बच्चों को ये सब मिला। यहाँ तक मैं बताना चाहती हूँ कि हमने तो अपनी, क्योंकि मैं एक ऐसे डिपार्टमेंट में जो क्रिएटिव राइटिंग का है, हमने तो अपनी मैगजीन भी एक ई मैगजीन बना डाली।
ई रिमझिम हमने बच्चों की डाली, जो यूट्यूब पर डाली हुई है, केवल ई रिमझिम MGI आप टाइप करेंगे तो आप सर्च पर जाके उसे ढूंढ सकते हैं। और अभी के लिए जो नई वसंत आ रही है उसे हम CD फॉर्म में निकालने वाले हैं, और उसके बाद प्रत्येक स्कूल कॉलेज में जाके हम वह CD वितरित करेंगे। अभी हम सोच रहे हैं कि अब जो नए लैपटॉप आ रहे हैं उसमें CD नहीं डल पाती है, क्या आगे चलकर पेन ड्राइव देना पड़ेगा या इसको कैसे लिंक देंगे, अभी इस पर हम विचार विमर्श कर रहे हैं। तो चीजें जैसे जैसे कठिनाइयां जन्म ले रही हैं, हम उसका उद्देश्य पूरा कर रहे हैं और चीजों से हम जुड़ रहे हैं। यहाँ पर मैं जोड़ना चाहूंगी कि आज हमारे सिलेबस पे दोबारा बात करना, सोचना बड़ा ही जरूरी है। और फर्स्ट ईयर में एक मॉड्यूल कंप्यूटर पर टाइपिंग का तो होना ही चाहिए, ये बहुत ही जरूरी है। केवल अंग्रेजी टाइपिंग नहीं, और अब तो भारत सरकार ने मुफ्त में हमें फॉन्ट्स दे रखे हैं। केवल आपको IME गूगल पर जाकर, चाहे आप तमिल लें, मलयालम लें, हिंदी लें, उर्दू लें, हर फॉन्ट आपको मिल सकता है। और आप इस फॉन्ट के माध्यम से हिंदी, उर्दू, तमिल, तेलुगु, मलयालम, मराठी सभी में आराम से टाइप कर सकते हैं। हमारे बच्चे जो थर्ड ईयर में उनका एक मॉड्यूल होता है, एक उनको छोटा सा 12,000 शब्दों का एक थीसिस लिखना होता है, वे लोग अपना थीसिस खुद टाइप करते हैं, क्योंकि शुरू से ही हम उनको असाइनमेंट इत्यादि टाइप करने के लिए कहते हैं। तो थर्ड ईयर तक आते आते उनकी टाइपिंग स्पीड अपने सब्जेक्ट एरिया में अच्छी हो जाती है। तो आप देखिए, सभी बच्चे, लगभग इस समय हमारे पास 30 बच्चे हैं थर्ड ईयर में, तो सभी बच्चे अपना थीसिस जो उन्होंने सबमिट कर दिया है वह सब 12,000 शब्दों का उन्होंने खुद उसको टाइप किया है। केवल हम लोग उसे गूगल पर जाकर चेक करके कमेंट लिख के भेजते हैं और वे लोग उसको पुनः ठीक करके फाइनल सबमिट कर देते हैं। तो एक मॉड्यूल ICT सब्जेक्ट एरिया होना ही चाहिए, जिस मॉड्यूल में बच्चों को वेब डिजाइन बनाना सिखाना चाहिए, बच्चों को IT के साधनों का प्रयोग करना सिखाना चाहिए, बच्चों को कैसे IT के माध्यम से बैनर्स, पैम्फलेट बनाए जा सकते हैं, यह सब सिखाना चाहिए। तो जब तक ये मॉड्यूल उनके सिलेबस में नहीं आएंगे, तब तक जब जब ऐसी कठिनाइयां आएंगी तो दिक्कतें तो खड़ी होंगी ही। लेकिन अगर ये बच्चे जुड़ जाएंगे इन चीजों के साथ, और वो भी एजुकेशनल चीजों के साथ, तो इन बच्चों की रुचियां भी बढ़ेंगी। जो हमारे एक सिलेबस में है, हम बच्चों को ICT सब्जेक्ट एरिया में उनको एक वेब डिजाइन बनाना होता है, आप संज्ञा पे बनाइए, सर्वनाम पर बनाइए, और उनको वो सबमिट करना होता है, और उसके आधार पर उनको अंक मिलते हैं। और ये वेब डिजाइन इतनी आसानी से नहीं बनता। सभी IT अध्यापक जानते हैं कि वेब डिजाइन का मतलब उसमें रिकॉर्डिंग, उसमें लिंक्स जोड़ना, यूट्यूब से लेना, कॉपीराइट को देखना, रिटर्न मटेरियल डालना, उसमें मूविंग चित्र डालना, तो इसमें बच्चों का काफी समय लगता है। लेकिन ये सब करते करते लोग बहुत कुछ सीखते हैं जो एजुकेशन के लिए आज की जरूरी है। तो यहाँ मैं जोड़ना चाहूंगी कि सिलेबस को भी कुछ वो जो पारंपरिक बंधन है उनसे निकालना पड़ेगा। मैं मानती हूँ कि हिंदी में सूर, कबीर, मीरा या नागार्जुन या प्रसाद पढ़ना चाहिए, क्योंकि साहित्य का रस जिसको नहीं आएगा वो मानवता को क्या जानेगा। ऐसा ना हो कि हम IT सीखते सीखते सोफिया वो बन जाए और बस जो है उसे मुस्कुरा के जवाब दे दें, इतना ही हम कर पाए। तो वो जो भाव है, जीवन के जो नैतिक मूल्य हैं, उससे हमें ये साहित्य जोड़ता है। लेकिन साहित्य में भी मान लीजिए मैं क्लास में उन्हें कहती हूँ कि आपको कबीर को लेके कुछ तैयार करना है, अब कबीर को तैयार करो, लेकिन मॉडर्न युग में भी यदि कोई गीत है, कोई फिल्म बनी है, उसका भी कुछ आपने पुट उसमें जोड़ना है। तो इस प्रकार से वे परंपरा और मॉडर्न दोनों को जोड़ के बनाते हैं। तो इस प्रकार से वे उसको भी पढ़ पाते हैं और आज के साथ भी हम उन्हें जोड़ पाते हैं। तो श्रोताओं, मैं सिर्फ बताना चाहती हूँ कि चीजें बड़ी तेजी से बदली। मुझे खुशी है क्योंकि हम सब मनुष्य है ना, हम सब चीजों को जल्दी पकड़ना जानते हैं, ईश्वर ने बुद्धि दी है। तो वह सब अध्यापक तो वैसे भी एकेडमिक हैं, और आप जानते हैं कितने नियम डाल लो अध्यापक पर, अध्यापक अपनी पतली गली निकाल ही लेता है। तो ईश्वर ने उसको बुद्धि दी है और उसको कार्य करने की क्षमता और सोच से तो उसका बड़ा लंबा नाता होता है। वह 100 की क्लास भी 40 मिनट में लेके पढ़ाता है, वह 40 की क्लास भी 40 मिनट में सिलेबस पूरा करता है, और वह 5 बच्चों के लिए भी उतने ही समय में करता है। तो वह जानता है कि कैसे किसको पकड़ना है, कैसे चीजों को सॉल्व करना है। तो ये IT क्या चीज थी,
इसको भी हम एकेडमिक्स ने पूरी हिम्मत से पकड़ा और अपना कार्य किया, और आज हर अध्यापक कह रहा है कि उसका कार्यभार या उसका सिलेबस पूरा है, लेकिन आउट ऑफ द रिकॉर्ड सभी ये बात करते हैं कि फेस टू फेस जो है उसका मुकाबला ये सब नहीं कर सकता। हमें इंतजार है कि फिर से हम अपने छात्रों से प्यार से मिल पाएंगे, उनकी समस्याओं को और अधिक समझ पाएंगे और इस गूगल क्लासरूम को और अधिक मजबूत करके उन्हें अपने साथ हम जोड़ेंगे। तो मेरे ख्याल से मेरे लिए इतना समय काफी रहा होगा, क्योंकि अगले सत्र में प्रश्न उत्तर भी हैं। जो भी कन्वीनर है गीता जी, मैं सोचती हूँ मेरा समय पूरा हो गया है, तो मैं यही अपनी बात को खत्म करती हूँ। यदि कोई कुछ पूछना चाहेगा तो अगले सत्र में उसके उत्तर दूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मॉरिशस की ओर से भारतीय छात्र और अध्यापकों को प्रणाम। Thank you for the valuable information, ma'am. It will really help us and our families in utilizing all your tips, and definitely our kids will take benefit from it. Thank you so much. Thank you, madam. Thank you. And my thanks to all the audience as well for creating a positive environment and listening carefully from madam. And now at 4:10 p.m. we all will be gathering again for the next session as well as for the question and answer session. Thank you so much. Have a nice day. Thank you, madam. Thank you. Sudha ma'am. Sudha ma'am. Am I audible to Sudha ma'am? हेलो Hello. हेलो Sudha ma'am. हाँ जी खोलो ना तानिया, मेरा क्यों नहीं खोल रहा? हेलो, हाँ जी मैडम। हाँ जी मैम। अभी हमारा ये सेशन पूरा नहीं हुआ, 5-10 मिनट के लिए हमने दीपा मैडम को बुला रखा है। आप गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी टेक्नोलॉजी हिसार, हरियाणा स्कूल ऑफ बिजनेस डिपार्टमेंट में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। आपने पंजाब कॉलेज ऑफ टेक्निकल एजुकेशन लुधियाना में, सिरसा में और भिवानी में पढ़ा रखा है। 18 वर्षों का आपका पढ़ाने का अनुभव है। आप MBA फाइनेंस कोर्स, MCOM कोर्स की चेयर पर्सन रही और एनुअल नेशनल कॉन्फ्रेंस में भी कन्वीनर रही। आपके 40 से भी अधिक रिसर्च पेपर प्रसिद्ध जर्नल्स में प्रकाशित हो चुके हैं। आपके अधीन 10 विद्यार्थी PhD कर रहे हैं। आपने UGC द्वारा स्पॉन्सर्ड मेजर रिसर्च प्रोजेक्ट में प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर के रूप में कार्य किया, जिसको करने के लिए आपको 6.5 लाख तक अनुदान प्राप्त हुआ। आपने राष्ट्रीय स्तर पर अनेक कॉन्फ्रेंस में पेपर प्रेजेंट किए और अनेक वर्कशॉप सेमिनार में आपने कई सेशन चेयर किए। आप विभिन्न प्रोफेशनल बॉडीज की मेंबर भी हैं। बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है आपकी उपलब्धियों की, समय कम है। आप तो बहुत ही मनमोहने वाली कला रखती हैं। अभी तक हमने अंतरराष्ट्रीय संदर्भ में सुना कि वहां क्या दिक्कतें आई और क्या प्राप्त हुआ। अब हरियाणा की ओर से मैडम बोलेंगे, तो मैं आमंत्रित करती हूँ दीपा मैडम को। आप उनका ओपन कर दीजिए। Thank you, Professor Sudha Malhotra ji. Am I audible to everyone? Yes. Nice. A very good afternoon to one and all present here. Respected Professor Alka Dunput, the keynote speaker for the day, Head Department of Creative Writing and Publications, Mauritius. मैम, सबसे पहले मैं आपको बधाइयाँ देना चाहती हूँ कि मॉरिशस कोरोना मुक्त हो चुका है। That's really great. और इंडिया में अभी तो बहुत लंबी लड़ाई बाकी है और we all need to have patience. Revered Madam Anita Kumari ji, Principal HKMV Jean, then Patron of the Conference Madam Sudha Malhotra, जो हम सबकी हमेशा से चहेती रही हैं, and Convener of the Conference Dr. Geeta Gupta, revered faculty members and students, the strength of India, who all are listening to us. We all understand that COVID-19 has changed the way we as individuals work, the way organizations work, and way the education system would be functioning in coming 1 year or so. Fine. So if you people understand
how the changes in the education system evolved over a period of time. अगर हम 2000 साल पहले की बात करें, we had गुरुकुला system, एक छोटी सी geographic confine, एक छोटे से आश्रम में one mentor, one guru with few students. Gradually, over a period of time, Takshashila University system came, where teacher with few more students. So, जो उसका expansion है, वो थोड़ा बढ़ा education system का, followed by कुछ समय के बाद आधुनिक समय में distance education evolve हुआ. Distance education में the geographic limits were not a barrier. Education from one mentor or few mentors could reach a vast number of people. But COVID-19, even COVID-19 se pehle we had online education, but it was prerogative of only few rich people or few financially good educational institutions. But COVID-19 has forced us to get into an online mode of education. Fine. So this revolution in education system, especially with reference to India, we can call it as education 4.0 revolution. फाइन. अब इस एजुकेशन सिस्टम में हम सबको सुधार लाना पड़ेगा, वेदर इट इज द टीचर, द मेंटर और द स्टूडेंट्स और द इंस्टीट्यूशंस और ऑर्गेनाइजेशंस, जिसे हम हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस बोलते हैं, एंड द रेगुलेटर्स. वी ऑल हैव टू गियर अप. मार्च में व्हेन लॉकडाउन वाज अनाउंस्ड, नन ऑफ अस वर मेंटली प्रिपेयर्ड कि हमें ऑनलाइन पढ़ाना पड़ेगा. नाइदर वी हैड सिस्टम्स नॉर वी हैड इंफ्रास्ट्रक्चर, nor we were willing to do that. We all felt that lockdown would be a very short span, 15 to 20 days, maximum एक महीना. Indians have very good immunity. हमने कोई BCG का टीका लगाया हुआ है, तो यहाँ corona will not affect us. But the reality is the numbers have zoomed to more than 5 lakhs. Fine. And story अभी भी बाकी है. We all need to be very patient. We all need to realize the fact कि coming एक साल तक minimum, that is minimum, online education चलेगा, और इसके बाद भी it would be supplementing the mainstream education system that we have. तो हमारे education system के जो ये 3 basic pillars हैं, the students, the mentors and the institutions, इन सबको ध्यान रखते हुए there are few challenges that I have listed down, और इन challenges को address करना is need of the hour. The first and foremost challenge, अब ऑनलाइन एजुकेशन कैसे दी जा सकती है? बहुत सारे तरीके हैं. आप अपना ऑडियो वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड कीजिए, एंड देन आइदर थ्रू यू कैन हैव अ यूट्यूब चैनल. आप व्हाट्सएप पे ग्रुप बना के उसमें वीडियोस ऑडियोस भेज सकते हैं. Else you can have live sessions like what is happening right now. In live sessions, either through like Zoom, Cisco WebEx or Google Meet, Google Classrooms, you can interact with your students. But still, as we are still in an infancy stage, not yet mentally and infrastructure wise prepared. So what are the challenges we are facing in India, especially with specific reference to Haryana? Now, the first challenge that we are facing is the teachers and the students might not be tech savvy. I'm not saying all of them, but most of the teachers do not know how to take help of online aids in teaching learning process. So there is an urgent need to gear up the system to organize certain kind of workshops, whether online or offline, to prepare the teaching community as well as the students to interact with each other through an online media. Another challenge is computer and IT equipments. Now, all the teachers might not be having such equipments at home. So it is the responsibility of the educational institution to equip the teaching community with such kind of institution, whether it is a laptop or a computer or a headgear or a speaker or a microphone, maybe internet connectivity packages that are there. So such kind of infrastructure has to be created in ample, because the population, if we look at the population of India, we cannot match it with that of Mauritius. As Alka ma'am right in the beginning rightly said, it is a small country with a population of 12 lakhs. Fine. And we are in hundreds of crores. So matching with those parameters would be very difficult. So it is the responsibility of the institution to take the ownership
ये नहीं कि टीचर पे छोड़ दें. We need to take the ownership to provide the teachers with the ample infrastructure. Then there are certain subjects where there is practical or laboratory training, especially in sciences. Like even in management programs and engineering programs, we have trainings and project work where the child or the student has to travel, he has to go to the industry, interact in labs, they have to do practicals which they cannot do at home. So we have, for everything there is no substitute. So there we'll have to wait, but still we have alternatives. Like in our department, I am working in Haryana School of Business, Guru Jambheshwari University. So in our department, we have substituted summer training with online projects. Like a student can go in, for a student doing MBA Finance, can go for advanced Excel programs or a program in advanced econometrics. So that would be equally useful for the student. Fine. Then another important issue is assessment and evaluation. How to assess a student, fine? Because neither we already have an existing system of online evaluation. What kind of papers need to be created? Should it be an MCQ type question? Should it be through Google Forms? You give them questions, they reply within 20 minutes or 30 minutes. Should it be an open book test? Or like in Cisco WebEx Meet, you can take a Viva, or even in WhatsApp. WhatsApp gives now a benefit. 8 people can call online in one go. So recently we had conducted a comprehensive Viva using WhatsApp calling. So that was a comfortable platform where we could even see the child, we could interact with them. So it was very comfortable. So we have to devise new measures of assessing the student. पर यहाँ पे हमें एक बात का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा. स्टूडेंट्स इस टाइम एक बहुत पेक्यूलियर मेंटल स्टेट में है, बिकॉज इट्स नॉट ओनली एजुकेशन. कमिंग टू अ कॉलेज और कमिंग टू अ यूनिवर्सिटी मीन्स अ टोटल ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट. सिर्फ क्लासरूम में पढ़ाना या एक लेक्चर देना एंड डिलीवरिंग द मटेरियल इज नॉट इनफ. Because in higher education, we want 100% development of the personality of the student. And वो 100% development interaction से होती है, discussion से होती है. That environment, that exposure that a child gets in such kind of institutions, वो online substitution नहीं हो सकता है. Then how the feelings a child is able to vent in front of his दोस्त. कहते हैं ना, दोस्त का तो कोई substitute ही नहीं है. Fine. तो पेरेंट्स आर इम्पोर्टेंट, पर वो जो एक इनफॉर्मल कल्चर के थ्रू वो अपना स्ट्रेस बस्टर्स, उसके थे स्ट्रेस बस्टर्स, फ्रेंड से कुछ भी शेयर किया, वो नहीं है. तो वी कैन नॉट बी वेरी हार्श विद आवर स्टूडेंट्स इन देयर असेसमेंट. वी नीड टू बी अ लिटिल सॉफ्ट, क्योंकि यहाँ पे बच्चे बहुत डिफरेंट फैमिली बैकग्राउंड से हैं, डिफरेंट फाइनेंशियल बैकग्राउंड से हैं, ये बहुत मैटर करता है. एंड डिफरेंट रीजन्स, पीपल आर फ्रॉम रूरल बैकग्राउंड. रूरल बैकग्राउंड में एक लड़की अगर कॉलेज गई है तो चली गई, पढ़ लिया है, बट वंस शी इज एट हर होम तो मम्मी कहेगी कि भाई रोटी बना, पापा आ गए खाना दो, ठीक है ना. सो देयर शी हैज एक्स्ट्रा प्रेशर दैट शी हैज टू टेक ऑन एंड शी कैन नॉट डिनाई इट. So we need to be little more softer with our students in these specific circumstances. Then another thing that gets most affected, specifically with reference to professional courses I'm talking about, the placement scenario. अब placement में बहुत सारे बच्चों की जिनकी placements हो गई थी, even the people, organizations who had placed them, they are withdrawing the offers. Globally there is recession, economies, COVID-19 economies को बहुत बुरी तरह affect किया है. हम कुछ भी नंबर सरकार दिखा दे, but we all know we are in midst of very bad recession. तो सबसे ज्यादा worst affected final year का passing out student है. तो we need to be like a parent, mentor, a friend with them. उनको हम सजेशंस दे सकते हैं कि इमीडिएट मार्केट में जॉब हंट करने की जगह दे कैन लुक फॉर सर्टेन वैल्यू एडेड कोर्सेज विच एनहांस देयर बायोडाटा एंड डिग्रीज. तो उस टाइप का कुछ बीच का ऑप्शन उन बच्चों को दिया जा सकता है. देन एक बड़ा सीरियस इशू है कनेक्टिविटी का और डेटा का. स्टूडेंट्स जो रिमोट एरियाज में रहते हैं, अब मान लो ये जो कॉन्फ्रेंस चल रही है, द पीपल हु आर इन द टाउन और सिटी, उनको जो विजिबिलिटी मिल रहा है, क्लैरिटी मिल रहा है, इट इज पॉसिबल कि जो गांव का बच्चा है वो छत पे चढ़ के देखने की कोशिश कर रहा है, सुनने की कोशिश कर रहा है कि मुझे कि मैं कुछ सुन तो जाए,
तो इट इज पॉसिबल। तो बहुत सारे बच्चे हैं, इवन हम जब यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे थे, हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाए, बच्चों को पढ़ाया, हमने ऑनलाइन भी पढ़ाया, पर इट वाज द मैटर वाज रीचिंग ओनली टू 70% ऑफ द स्टूडेंट्स। फिर भी 30% एक ऐसा ग्रुप था जो बच्चे हु वर नॉट एबल टू अटेंड द क्लासेस। क्योंकि अभी पीछे केरला का भी एक केस आया था, एक बच्ची क्लासेस नहीं अटेंड कर पा रही थी, शी कमिटेड सुसाइड। सो लुक एट द काइंड ऑफ मेंटल प्रेशर द स्टूडेंट्स आर गोइंग थ्रू। सो वी नीड टू बी वेरी सिंपैथेटिक। सरकार को भी इस बारे में कुछ करना चाहिए ताकि उन बच्चों को कनेक्टिविटी मिले। देन एक और चीज मैं जिस बारे में बात करना चाहूंगी, इसका इम्पैक्ट स्टूडेंट और टीचर, हम सिर्फ विद्यार्थी की बात नहीं करें, वी आर टॉकिंग अबाउट द टीचिंग कम्युनिटी, द मेंटर्स, उनकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ पे बहुत एडवर्स इम्पैक्ट आया है। क्योंकि व्हेन अ टीचर इज एट होम, घर पे रहना, लॉकडाउन है, आप समझ सकते हैं, घर पे रहना मीन्स घर पे बच्चे भी हैं, घर पे आपका स्पाउस भी है, अगर इनके अलावा भी कोई है तो वो लोग भी हैं। So there is a very big question mark of work-life balance. How to balance between my work at home, my professional work, क्योंकि बच्चों की अलग डिमांड होगी, घर की अलग डिमांड होगी, and here what is the need of the hour is discipline. You need to communicate it to others. मैं ये स्पेसिफिकली टीचर्स को बोल रही हूँ। हिंदू कन्या महाविद्यालय में बचपन से जुड़ी हुई हूँ यहाँ से। I understand the students are girls, even the mentors are females. तो घर में भी make it clear to everybody, these 5 hours or 7 hours are mine. These are devoted to my teaching career. इसके बाद I am there at home. So that kind of sense of self-discipline needs to be inculcated. नहीं तो हर वक्त हम टेंशन में ही रहेंगे। तो इस टाइप का बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। अनदर इम्पोर्टेंट इशू और चैलेंज जो आज के दिन फेस कर रहे हैं कि रिटेंशन ऑफ एम्प्लॉयज, ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए है, जो कॉलेजेस हैं, जो MBA इंस्टीट्यूट्स हैं, जो इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, जो कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, वहां पे जो रेगुलर स्टाफ इज देयर, उनकी पे में 10% कट भी गया एक महीने, इट डजंट मैटर, इट इज फॉर अ गुड cause, fine. But if you look at the condition of temporary faculty, contractual faculty, whether it is a teaching staff, a support staff, anybody, so the organizations, higher education organizations, principal ma'am आपको भी इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि we should look at कि इस समय, क्योंकि funds might be short, तो हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन में कैपिटल फॉर्मेशन, बिल्डिंग नहीं बनानी चाहिए, फर्नीचर नहीं खरीदना चाहिए, एक्सेप्ट IT इंफ्रास्ट्रक्चर। वी नीड टू इन्वेस्ट इन IT इंफ्रास्ट्रक्चर, बट वी नीड टू रिटेन आवर एम्प्लॉइज, उन्हें सिक्योरिटी देना, ये हमारा फर्ज है। दिस इज आवर प्राइमरी ड्यूटी। इन टाइम ऑफ क्राइसिस अगर हम अपने एम्प्लॉइज को छोड़ देंगे, सो दैट इज नॉट जस्टिफाइबल। तो दीज आर फ्यू इश्यूज जो, मतलब क्योंकि मुझे बहुत शॉर्ट नोटिस मिला था, आई कुड पेन डाउन अ फ्यू ऑफ देम, आई थिंक वी हैव ऑलरेडी ओवरशॉट द टाइम। तो ये कुछ इश्यूज हैं जो हमें ध्यान में रखना चाहिए। कुछ एक जो बच्चों की, अगर आज के दिन प्रोफेसर अलका ने भी पॉइंट आउट किया कि बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं, बच्चे नहीं बड़े भी। पिछले अनफॉर्चुनेटली पिछले 2-3 weeks में in and around I have heard of 2-3 suicides as well in very close proximity. तो ये जो डिप्रेशन का दौर है, इससे निकालना पेरेंट की ड्यूटी है, मेंटर्स की ड्यूटी है, पूरी सोसाइटी की ड्यूटी है, isn't it? तो हमारे बच्चे क्यों डिप्रेशन में जा रहे हैं? Obviously I understand when life is at stake, COVID-19 महामारी, कई बार इन बच्चा डर जाता है कि हो जाएगी, but they must realize with self confidence, with faith in God, we all can win over this situation. अगर 12 लाख विन कर सकते हैं तो 120 करोड़ भी विन कर सकते हैं, क्योंकि हमारी मैन पावर इतनी है, हमारी इमोशंस इतनी है, हमारी स्ट्रेंथ इतनी है। So collectively we all can win. So collectively we need to restrain, we need to do social distancing, we need to be very careful, we need to be sympathetic, we need to be human. Fine. And I think that's all. Thank you so much. Thank you. Very nice. Very nice. धन्यवाद मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। हमें तो मजा ही आ गया। हमने हरियाणा और मॉरिशस की जो संस्कृति, जो नैतिक मूल्य,
आध्यात्मिकता और फिर ऑनलाइन में क्या क्या दिक्कतें आती हैं और कैसे फेस करना चाहिए, बहुत ही दोनों का तेजस्वी भाषा में सुना, ऐसा उद्बोधन मिला हमें। परमात्मा ने हम पर इतनी कृपा की, जो दूसरा सेशन था वो साथ ही इसके साथ जुड़ गया। हमें बीच में लगता था कि थोड़ी सी दिक्कत आ जाएगी, पर वो नहीं आई। तो आज अब ये दूसरा सेशन शुरू हो चुका है और भगवान ने हमारी बहुत मदद की। हम तो मंत्रमुग्ध होकर दीपा जी का भाषण सुन रहे थे और अंदर ही अंदर भयभीत हो रहे थे कि अभी ये स्टॉप हुआ, अभी ये स्टॉप हुआ। पर अचानक पता लगा और सूचना मिली कि वो उसके साथ ही जुड़ गया। तो प्रभु भी हमारे साथ हैं, आप गुरुजन भी हमारे साथ हैं। हमें बहुत ही अच्छा लगा। आज हमारे बीच उपस्थित हैं हमारे वरिष्ठ दंत चिकित्सक और सर्जन डॉक्टर दिनेश गुप्ता जी। आप संप्रति अभी कोविड-19 सेंटर के नोडल ऑफिसर नारनौल में नियुक्त किए गए हैं। आपने इस कोविड के दौरान कुछ दिनों पहले कोविड-19 के सैंपल लेने की ट्रेनिंग लेकर पूरे समर्पण से यह कार्य किया। आपने अपने परिवार के सेहत का ध्यान रखते हुए अपने आप को क्वारंटाइन कर लिया। हम उन्हें देखते थे कि वो एकांतवास में अपने आप बर्तन मांज रहे हैं, अपने आप कपड़े धो रहे हैं और लोगों को उन्होंने एक रोल मॉडल के रूप में अपना एक आदर्श दिखा दिया। आपने कोविड-19 के संदर्भ में विभिन्न स्टेक होल्डर्स को भी ट्रेन किया है। आपने अपने ब्लॉक की हेल्थ टीम को जटिल योजनाओं को सफल बनाने के लिए प्रचारक और संचालक की भूमिका निभाकर विस्तृत व्यवस्था का कार्यभार संभाला है। आप 21 वर्षों से डॉक्टर पेशे को बहुत ईमानदारी से निभा रहे हैं। कोविड केयर सेंटर को स्थापित करने में आपका बहुत बड़ा योगदान रहा। आप जींद में IDA के प्रेसिडेंट भी हैं। आप उपमंडल स्तर पर कोविड के इंचार्ज रहे, डेड बॉडी मैनेजमेंट के भी आप इंचार्ज रहे हैं। कोविड के दौरान में बहुत थोड़े समय का नोटिस दिया था हमने दीपा मैडम को भी और सर को भी, तो उन्होंने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया। यह हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। आप बहुत ही निराभिमानी, बहुत ही हंसमुख प्रवृत्ति के और निस्वार्थ भाव से काम करने वाले डॉक्टर हैं। आपके मार्गनिर्देशन में कई विद्यार्थी दंत चिकित्सक भी बनते हैं। जीन जगत में शायद ही कोई हो जो आपके नाम को न जानता हो। जहां भी हम चर्चा करते हैं सभी इनकी बात बताते हैं। आपका स्वभाव इतना मिलनसार है कि आपसे एक बार मिलने के बाद कोई आपको भुला ही नहीं सकता। इनकी वाणी में बहुत ही मिठास और हाथ में काम की एक कुशलता है जो आपकी बहुत ही सहज विशेषताएं हैं। तो मैं आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर दिनेश गुप्ता जी को, जो हमारे भय को या जो हमारी जिज्ञासाएं हैं या कोविड-19 में हमें क्या करना चाहिए, कौन सी समस्याएं आती हैं, उसे किस प्रकार सुलझा जा सकता है, उन स्थितियों से हमें अवगत करवाएंगे। तो मैं आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर दिनेश गुप्ता जी को। डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं क्या? पूनम मैडम? यस मैम। आई वुड लाइक टू वेलकम डॉक्टर दिनेश सर। नहीं, सुन नहीं पा रहे हैं। इसमें से दे दो गीता मैडम। Hello. Hello, am I audible? Yes, sir. Yes, sir. सभी को मेरा नमस्कार और मैं धन्यवादी हूँ कि मुझे इस वेबिनार के लिए आप लोगों ने आमंत्रित किया। सबसे पहले मैं डॉक्टर रेणु मंगला हैं जो प्रोफेसर एमराइटस हैं और पूर्व में हिंदू कन्या महाविद्यालय के प्रिंसिपल भी रही हैं, उनका भी स्वागत करता हूं कि वो इस मीटिंग से जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर अलका दनपत, जिनसे हमें हमेशा प्रेरणा मिलती है, और डॉक्टर अनीता मैम, प्रिंसिपल हिंदू कन्या महाविद्यालय, डॉक्टर दीपा, डॉक्टर सुधा जी, डॉक्टर गीता और स्पेशली डॉक्टर पूनम पुनिया जी, जिन्होंने इस सारे वेबिनार को ऑर्गेनाइज किया, और स्टूडेंट्स। थैंक यू। कोविड-19 चल रहा है। हेलो मैम, आवाज नहीं आ रही। हेलो हेलो। नहीं, आवाज आ रही लेकिन क्लियर नहीं है। हेलो मैम, आवाज आ ही नहीं रही है बिल्कुल भी। Am I audible now? हाँ, हेलो ठीक है, ठीक। रेखा मैम प्लीज स्टॉप योर स्क्रीन। क्या मैं आप मुझे सुन पा रहे हैं?
Am I जी audible? जी हेलो। जी मैं ये कहना चाह रहा था कि जो कोविड-19 है, बेसिकली इसका डर और भय इतना ज़्यादा है कि उस डर से हम लोगों को लगता है कि बहुत बड़ी महामारी जो है वो रियली में बहुत बड़ी महामारी है। बट मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि इसका जो स्टार्ट हुआ था वो मिड ऑफ दिसंबर 2019 में वुहान। हेलो हेलो हेलो। पूनम मैम, आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी। आ हेलो। रही है मैडम, प्लीज अपना नेटवर्क चेक करें एक बार, लॉग आउट करके दोबारा से लॉग इन कर लें प्लीज। दोबारा से? हाँ ओके जी। मैम। हेलो। यस सर, जी 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 प्लीज कंटिन्यू सर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वुहान चाइना से ये मिड दिसंबर 2019 से ये शुरू हुआ था और लगभग आज की समय ये 214 कंट्रीज में ये अभी कोरोना से लोग लड़ रहे हैं, इसको फेस कर रहे हैं। बट साथ साथ ये भी जानें कि इससे जो मृत्यु दर है, जो इसकी मोर्टेलिटी रेट है, वो 1.5 से 2% ही है। और भी किसी बीमारी से यदि आप उसका डाटा देखेंगे तो उसमें भी जो जघन्य महामारियाँ जो आई हैं पीछे, जिसको स्वाइन फ्लू कह सकते हैं, प्लेग कह सकते हैं, या दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो बीमारियाँ आई थी, उसमें भी मृत्यु दर लगभग 2% के आसपास रही है। परंतु इस विषय में मैं ये बताना चाहूँगा कि WHO ने इसको 11 मार्च को महामारी के रूप में घोषित किया और ये जो कोरोना वायरस है, जिसको नोवल कोरोना वायरस है, कोविड-19 हम कह रहे हैं, वो एक तरह का सर आपकी आवाज कम आ रही है सर। आरएनए वायरस है। सर आपकी आवाज कम आ रही है सर। हेलो। जी सर आपकी आवाज कम आ रही है सर। अब आ रही है आपको? हेडफोन रिमूव कर दें सर, आप डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएं सर, हेडफोन रिमूव कर दें प्लीज डिवाइस से। अब मुझे सुन पा रहे हैं आप? यस सर। हाँ अब ज्यादा बिल्कुल, नाउ इट्स क्लियर। मैं ये कह रहा था कि जो कोविड-19 है उसका भय ज़्यादा है, बजाय कि उससे हम लोगों को इतनी ज़्यादा मोर्टेलिटी रेट अभी नहीं है, वो 2% के लगभग ही। और इसका जो मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा कि है क्या चीज़ ये। जो कोरोना वायरस वो एक तरह का आरएनए वायरस है। 2 तरह के वायरस होते हैं, डीएनए वायरस और आरएनए वायरस। आरएनए वायरस जो होता है वो काफ़ी कमज़ोर तरह का वायरस होता है। सिंपल साबुन के पानी से या आइसोप्रोपाइल अल्कोहल 70%, जिसमें 70% आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है, उन दोनों ही तरीकों से इसको किल किया जा सकता है। और साबुन का पानी, जैसा कि आप जानते हैं, डिटर्जेंट का पानी है, वो हर जगह आप लोग इजीली पा सकते हैं। साबुन के पानी से यदि हम अपने आप को स्वच्छ रखेंगे, हैंड हाइजीन को मेंटेन करेंगे, तो कोरोना वायरस से हम लोग दूर रह सकते हैं। जैसा कि इसका जो स्कोर है आज के स्टेटस जो है इंडिया में, वो मैडम दीपा ने भी बोला कि लगभग 5 लाख से ऊपर 5,30,921 लोग इससे संक्रमित हो चुके हैं। परंतु भारत में इसका क्योर रेट भी लगभग 50% से ज़्यादा है, जो कि 3 लाख से ज़्यादा लोग इससे ठीक होकर घर जा चुके हैं। और अभी 2 लाख के करीब ही लोग ऐसे हैं जो एक्टिव केसेस हैं और वो उनका ट्रीटमेंट भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है। और जो डेथ है, हमारी जो मृत्यु है, वो 16,000 से ज़्यादा हैं। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में 13,000 से ज़्यादा, 13,500 के करीब ये लोग संक्रमित हुए हैं, जिसमें एक्टिव केसेज यानी कि जो संक्रमित अभी हैं और उनका इलाज चल रहा है, वो लगभग 4,500 हैं। और डेथ 218 हो चुकी हैं जो हमारे यहाँ पे। अब मैं थोड़ा सा इस बात में प्रकाश डालना चाहूँगा कि जो कोविड है, वो कोविड का जो व्यक्ति है वो कैसा महसूस करता है, उसको क्या क्या हो सकता है। कोविड के व्यक्ति को एकदम अचानक कोई फीवर हो जाए, फीवर का मतलब है कि 99 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है उससे ऊपर उसका बुखार लगातार रहे, और उसके साथ साथ उसको खांसी या सांस लेने में दिक्कत, जैसे कि मैं लगातार बोल पा रहा हूँ, आपसे बात कर पा रहा हूँ, उस व्यक्ति को लगातार बोलने में और लगातार कोई बात कहने में उसको रुकावट आएगी, वो बीच में समय लेगा बोलने में। और इन दोनों लक्षणों के साथ उसकी ट्रैवल हिस्ट्री भी हो। ट्रैवल हिस्ट्री का मतलब है कि उसने पिछले 14 दिनों में कहीं पे, जहाँ पे कि कोविड-19
का फैलाव ज़्यादा है, जैसे दिल्ली है हमारे आसपास, या गुरुग्राम है, फरीदाबाद है, इस तरफ के एरिया से, या जैसे लेबर क्लास जो कि बाहर से आई हुई हैं, खासकर बिहार से आई हुई हैं या मध्य प्रदेश से आई हुई हैं, राजस्थान से भी आई हुई हैं, उनमें भी उन इलाकों से यदि कोई लेबर क्लास आई है जहाँ पे ये महामारी का ज़्यादा प्रकोप है, तो उन लोगों को संभावित लक्षणों में हम रखते हैं। दूसरे व्यक्ति वो होते हैं जो कि पहले से ही डिस्ट्रेस में हैं। डिस्ट्रेस का मतलब है कि उनको पहले से कोई ना कोई अंदर से बीमारी है, जैसे कि मधुमेह की बीमारी या किसी भी तरह का कोई ब्लड प्रेशर, रक्तचाप की बीमारी है, या कोई और जो भी, जिससे कि उसके शरीर में रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति कम हो जाए, तो वो व्यक्ति इस तरह के लक्षणों को यदि आ जाता है तो हम इसको तुरंत सैंपलिंग के उसमें ले आते हैं। या फिर कोई भी स्वास्थ्य कार्यकर्ता है, स्वास्थ्य कर्मचारी या डॉक्टर्स ऐसे लोगों के संपर्क में आए हैं और उनको ये सिम्टम्स आ जाएं, तो हम उनकी सैंपलिंग के लिए तुरंत आगे आ जाते हैं। और लैब द्वारा कंफर्म होने पर कोई भी केस को हम कोविड-19 पॉजिटिव कहते हैं। ये बात तो हुई कि भी कोविड-19 पॉजिटिव कौन है और कैसे है। अब कोविड-19 पॉजिटिव होना कोई बात नहीं है, कोविड-19 पॉजिटिव हो सकते हैं, बट कोविड-19 पॉजिटिव होने के बाद भी हम क्वेश्चन सेशन होगा सेकंड राउंड के बाद नहीं है, बट वो कोरोना से पॉजिटिव है। चावल छोक लो 250 का कोरोना है, बट उसको थोड़ी बहुत दिक्कतें हैं, जैसे कि उसको फीवर है, या उसको किसी भी तरह का कोई खांसी है, शॉर्ट थ्रोट है, या किसी तरह की कोई उसको जोड़ों में दर्द है, इस तरह की कोई भी सिम्टम आ जाते हैं तो वो माइल्ड से मॉडरेट में आ जाता है। यदि उसको मॉडरेट सिम्टम्स में हम डालते हैं तो उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, और सीवियर में उसको आईसीयू या वेंटिलेटर की जरूरत पड़ जाती है। अब ज़्यादातर रिस्क पे कौन लोग हैं इसमें? ज़्यादातर रिस्क पे वो लोग हैं जो कि या तो 60 साल से ऊपर हैं और कोमॉर्बिड स्थिति में हैं। कोमॉर्बिड का मतलब जैसा मैंने बोला, उनको पहले से कोई भी उच्च रक्तचाप की बीमारी है, या डायबिटीज़ है, या किसी तरह की कोई और किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, नी ट्रांसप्लांट हुआ है, कोई सर्जरी हुई है, हार्ट बाईपास हुआ है, इस तरह से कोई भी स्थिति में वो अपनी सेहत से थोड़ा सा इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड हैं, तो वो लोग हाई रिस्क पे रहते हैं। और ख़ासकर वो बच्चे जो 10 साल से कम उम्र के हैं, उन लोगों को भी ये हाई रिस्क ग्रुप में हम लोग रखते हैं। बाकी जितने भी लोग हैं वो हाई रिस्क ग्रुप में नहीं है, बट उनमें भी यदि इस तरह की कोई कोमॉर्बिड कंडीशन है तो वो भी हाई रिस्क ग्रुप में ही गिने जाते हैं। अब इसके बाद यदि किसी को कोरोना हो जाता है तो हम लोग उनसे डरे नहीं। उनसे जो 3 नियम हैं जिनका हम अच्छे से पालन करें, तो हम इस चीज़ को, यदि कोविड-19 के पास भी हैं तो हम उसको अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं, दूसरों को भी सुरक्षित बना सकते हैं। ये मैसेज मैं देना चाहता हूँ कि सभी लोग इस चीज़ को आप ध्यान दें कि जो मैसेज आप लोग दूसरों को देंगे तो ये कोरोना की जो दूरी है, ये सोचना गलत है कि अभी दिल्ली में बहुत ज़्यादा है, हमारे पास नहीं है, हमारे आसपास के एरिया में है, हमारे एरिया में नहीं है, ये सोचना गलत है। हम अपने एरिया से और अपने आसपास के एरिया से जितना हम इसको दूर करेंगे, हम अपने देश को, अपने प्रदेश को इस कोरोना से मुक्त कर पाएंगे। जो नियम है वो यही है कि सेफ डिस्टेंसिंग रहे, सामाजिक दूरी का ख्याल रखें, जो कि 2 गज की दूरी है। 2 गज यानी कि 1.5 मीटर का डिस्टेंस यदि हम रखेंगे तो सामने वाले के ड्रॉपलेट्स, क्योंकि फैलता कैसे है ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट 2 तरीके से फैलता है। एक तरीका है कि भी यदि कोई व्यक्ति जो कोविड-19 से ग्रस्त है छींक देता है, सांस देता है, या नॉर्मली भी बोलता है, तो उसके जो मुंह से ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, यदि वो हवा में तैर रहे हैं, तो हवा चल रही है, तो वो दूसरे के पास जा सकते हैं। परंतु यदि सामाजिक दूरी 1.5 मीटर से ज़्यादा है तो वो उस तक नहीं पहुंचेंगे, वो आसपास के सरफेस पे जाएंगे। दूसरा कांटेक्ट करने का जो इसका तरीका है वो है इनडायरेक्ट मेथड। यदि जो ड्रॉपलेट उसके आसपास किसी भी सरफेस पे गिरे हुए हैं, खासकर आप लोग जैसे कॉलेज में जाते हैं, कॉलेज की स्टेयर्स पे आप लोग चढ़ते हैं, तो यदि स्टेयर्स के ग्रिल को आप लोग छुएंगे, स्टेयर्स के आसपास की दीवार को आप लोग पकड़ के हाथ लगा के चढ़ेंगे, तो वो हो सकता है संभावित कि भी वहाँ पे ड्रॉपलेट गिरा हो और आप लोग उससे फिर अपने आँख, नाक और मुंह को छुएंगे तो वो कोरोना
इन्फेक्शन आपके शरीर में पहुंच जाए। तो मेरा निवेदन है कि आप लोग जब भी स्टेयर्स पे चढ़ें या इधर उधर घर में आसपास कहीं दूसरी जगह जाएं तो कृपया अपने आप को स्टेयर्स और ग्रिल से अलग रखें। दूसरा नियम है कि आप प्रॉपर मास्क पहने। मास्क को पहनने का तरीका है कि मास्क को जब हम पहनेंगे तो नाक के ऊपर वो मास्क प्रॉपरली लगा रहना चाहिए, मुंह को वो पूरी तरह से कवर करे और ठोड़ी के नीचे तक जाके वो पीछे जाके बंध जाए। अब ये बड़ा कॉमन मिस्टेक है हमारी कि हम मास्क लगा लेते हैं और कभी कभी हमें अननोइंगली बिना जाने अनजाने में हम लोग उसको छूते रहते हैं, खासकर नाक को, कान को या मुंह को हमारी उंगली चली जाती है। मैं ये कहना चाहूँगा कि इस बात का पूरा ख्याल रखें कि जब भी आप बाहर जाएंगे तो पहले मास्क को एडजस्ट करें हाथ धोने के बाद, और एडजस्ट करने के बाद उसको ना छूएं। यदि छूने की ज़रूरत पड़ भी गई है तो पहले आप अपने आप को सैनिटाइज करें हाथों को और फिर उसको छू के ठीक करें। छूने का तरीका भी आपको साइड से लेके और ऐसे नीचे उतारना है और साइड से उसको ऊपर चढ़ाना है। यदि आप ऐसा करेंगे तो कोविड के इन्फेक्शन से हम बच सकेंगे। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट जो इसका पॉइंट है वो है हैंड हाइजीन। हाथों को अच्छे से धोना। हाथ धोते हैं बट हाथों को अच्छे से नहीं धोते हैं। हाथों को धोने का तरीका है जिसको हम, जैसे आप लोग स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, तो कभी भी कोई चीज़ याद करनी हो तो फार्मूला बना लेते हैं हम लोग। ऐसा ही हाथ धोने का भी हमने एक फार्मूला बनाया है जिसको हमने 6 अक्षरों का नाम दिया है। इसका नाम है सुमन और के। सुमन में 5 अक्षर हैं और के। सुमन में एस जो शब्द है उसका अर्थ है कि आप साबुन को ऐसे रखेंगे और उसको सीधे वाले हाथ पे ऐसे ऐसे रगड़ेंगे और फिर साबुन को नीचे रख देंगे या सैनिटाइजर को नीचे लिक्विड को ऐसे रख के और फिर ऐसे ऐसे उंगली को रखेंगे। ये सीधे वाला हिस्सा है। फिर हम उसको उल्टे वाला यू, उल्टा ऐसे, ये यू हो गया। फिर हमारी मुट्ठी, फिर अंगूठा, फिर नखून और फिर लास्ट में कलाई। यदि हम ये 6 स्टेप्स का ख्याल रखेंगे तो हमारे हाथों से किसी भी तरह का इन्फेक्शन हमारे आसपास या हमारे शरीर के अंदर नहीं जाएगा। अब बात आती है कि कोविड-19 यदि आपके आसपास हैं और कंटेनमेंट जोन आपके आसपास बन गया है तो उस समय इस बात का ख्याल रखें कि आपके घर के अंदर आसपास जितने भी वृद्ध व्यक्ति हैं, छोटे बच्चे हैं, वो मूवमेंट्स कम से कम करें। उन घरों में, उन घर के अंदर मत जाएं जिसमें कोरोना पॉजिटिव लोग हैं, और उनको ये निर्देश भी दिए जाते हैं कि कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति एक कमरे में अपने आप को क्वारंटाइन कर सकते हैं जिनके की माइल्ड सिम्टम है या माइल्ड केसेस में है। अदरवाइज हमारी हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से भी और भारत सरकार की तरफ से भी 3 तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है, जिसमें कि पहली फैसिलिटी है कोविड केयर सेंटर। कोविड केयर सेंटर में सिर्फ उन लोगों को हम रख रहे हैं जिनको संभावित है कि वो कोरोना पॉजिटिव है या कोरोना पॉजिटिव है पर वो सिम्टोमेटिक नहीं है। दूसरी जो फैसिलिटी है वो है DCHC यानी कि डेडिकेटेड कोविड हेल्थ केयर सेंटर। कोविड हेल्थ केयर सेंटर में हम उन लोगों को लेकर आते हैं जिनको माइल्ड सिम्टम है, सिर्फ बुखार है या खांसी है या थोड़ी बहुत उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, सांस लेने में दिक्कत है। और तीसरा है डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल। डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल में हम टर्शरी केयर देते हैं जिसमें कि जो व्यक्ति जिसको कि ICU की ज़रूरत है, वेंटिलेटर की ज़रूरत है, जिसके मल्टीपल ऑर्गन फेलियर की होने की ज़रूरत है, वो उस तरह के सेंटर में हम तुरंत भेज देते हैं। तो सारांश में मैं ये कहना चाहूँगा कि आप खुद को भी बचा सकते हैं और समाज को भी हमें बचाना है। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप योग अपनाएं अपने आप के, क्योंकि रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स को ये इफेक्ट करता है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स को ठीक रखने के लिए आप प्राणायाम का यूज कर सकते हैं, जिसमें कि अनुलोम विलोम है, शीतली प्राणायाम है, रेस्पिरेटरी एक्सरसाइजेज हैं, जिसमें कि हम फोर्सफुल एक्सपिरेशन, फोर्सफुल इंस्पिरेशन यानी कि खुद हवा को हम जोर की खींचेंगे और आराम से छोड़ देंगे और जोर की बाहर डालेंगे, आराम से लेंगे, या इसी तरह के कोई भी एक्सरसाइज हम सुबह सुबह करेंगे तो हमारे फेफड़ों में ऑक्सीजन जाने की शक्ति
ऑक्सीजन लेने की शक्ति बढ़ेगी और कोविड को हम हरा पाएंगे और कोविड को हम दूर भगा देंगे। तो सजगता और जागरूकता ये दोनों ही आप सभी को रखनी है और सामाजिक दूरी, प्रॉपर मास्किंग और हैंड हाइजीन, स्वच्छता, उसको हम रखेंगे तो बहुत ही अच्छा हम कर पाएंगे और ये केसेस को हम कम कर पाएंगे, रिकवरी को ज़्यादा बढ़ा पाएंगे। धन्यवाद। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद। आप तो अनुभवों का पिटारा हैं। उसमें से कुछ एक क्षण हमें आपने दिए, हमें बहुत ही अच्छा लगा। कुछ बच्चों के प्रश्न आए हुए हैं चैट में, जिसमें वो बच्चे पूछ रहे हैं कि कॉलेज में हम हाइजीन को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, कैसे मेंटेन कर सकते हैं। कॉलेज में जब भी कोई छात्र आएंगे तो मेरा निवेदन है कि कॉलेज पे डिस्पोजेबल सैनिटाइजेशन, एक ऑटोमेटिक सैनिटाइजर डिस्पेंसर उपलब्ध हैं मार्केट में, वो वहाँ पर रहें। साबुन का प्रयोग यदि कॉलेज में हर वॉश बेसिन हर कोने में होता है, वॉश बेसिन पर जाकर वो साबुन से अपने हाथ अच्छे से स्वच्छ करें और फिर अपने अपने क्लासरूम्स में जाएं, तो वो अपने आप को तो कोरोना से बचाएंगे। कॉलेज में या किसी भी इंस्टीट्यूट में यदि कोई क्लास आती है तो सेफ डिस्टेंसिंग के लिए तो मापदंड है ही, साथ में यदि उस जगह को, उस कॉरिडोर को, उस ग्रिल को सैनिटाइज किया जा सके, जिसमें कि हम लोग यूज करते हैं 1% हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन। इसको बनाने का तरीका बहुत ही आसान है, बहुत ही सस्ता है। ब्लीचिंग पाउडर से वो आसानी से बनाया जा सकता है। 1 किलो ब्लीचिंग पाउडर में लगभग 35 लीटर हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन बन जाता है और वो लगभग काफ़ी एरिया को वो हम लोग सैनिटाइज कर सकते हैं। बट उसमें ध्यान ये रखना है कि लोहे की चीज़ों को यदि हम उस पर छिड़काव करेंगे, स्टील की चीज़ों पर हम उसका छिड़काव करेंगे तो हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन उस चीज़ को थोड़ा सा रस्ट कर देता है। तो उन चीज़ों को बचाकर फर्श पर और फर्श के साथ में जितनी दीवारें हैं उसमें 4-4 फुट तक यदि हम उसका छिड़काव करेंगे तो वो सैनिटाइजेशन कंप्लीट पूर्ण हो जाएगी। हाँ जी डॉक्टर साहब, हम फार्मूला लिख लेंगे और हम किसी को आपके पास भेजेंगे भी, और दिखाने के लिए कि हम ठीक उसका इस्तेमाल बना पा रहे हैं या नहीं, ठीक प्रयोग कर पा रहे हैं नहीं। एक प्रश्न मैं भी पूछना चाहती हूँ डॉक्टर साहब कि मेरी इच्छा होती है अपने माता पिता से जाके मिलने की, क्या मैं गाड़ी से दिल्ली जा सकती हूँ? क्या गाड़ी से भी कोविड हो सकता है? क्या गाड़ी को सैनिटाइज करके नहीं जाया जा सकता और सीधे घर में ही उतरे? ऐसा है, क्या रास्ते में वायरस पकड़ लेगा? नहीं, ऐसा नहीं है कि आपके लिए वायरस रास्ते में मिलेगा और आपको वेलकम करेगा। वायरस के लिए जरूरी है आपका किसी भी संक्रमित जगह को छूना। यदि आपको लगता है कि आप यहाँ से सिर्फ गाड़ी में बैठेंगी और सीधा अपने घर की तरफ भी जाके घर में ही उतरेंगी तो संभावना कम रहेगी। परंतु ये नियम है स्वास्थ्य का कि यदि आप दिल्ली से होकर आई हैं, दिल्ली क्योंकि कोरोना से प्रकोपित है, तो आपको घर में आने के बाद अपने आप को क्वारंटाइन करना होगा। उसके मिनिमम डेज 10 दिन के हैं, 2 की 10 दिन के लिए आपको घर में आके अपने आप को क्वारंटाइन रहना होगा। ठीक है सर, आपने बताया अप्रत्यक्ष रूप से कि मैं नहीं जा सकती। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मैं क्वारंटाइन नहीं हो सकती, मैं ऐसी परिस्थिति में नहीं हूँ। और मैं अब बच्चों से और टीचर से जो हमसे जुड़े हुए हैं उनसे निवेदन करती हूँ कि हमारा प्रश्न सेशन शुरू हो रहा है। आप अलका दीदी से, दीपा दीदी से कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। गीता मैडम, अगर बॉक्स में, चैट बॉक्स आपने देखा हो, उसमें कोई प्रश्न हो तो आप बोल दीजिए ताकि हम सबको उत्तर मिल जाए। If anybody wants to ask question, they can unmute. मैडम, इस समय कोई भी क्वेश्चन नहीं है इस समय तो चैट बॉक्स में। मैं एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि जब हमने हमारी 100 बच्चों की कक्षा होती है और हमने इंटरनेट से पढ़ाना शुरू किया उन्हें, तो हमारे पास बच्चे जुड़े 70, तो 30 बच्चे तो रह ही गए जो जुड़ नहीं पाए, जिनके पास नेट नहीं था, एंड्रॉइड फोन नहीं था। अब उनसे कैसे जुड़े, कैसे उन्हें बताएं कि हमने ये पढ़ा दिया और हमारा सिलेबस पूरा हो गया? सुधा मैडम, क्योंकि ये बात
मैं हम लोगों ने खुद फेस की है। आपको सुन रहा है मेरी आवाज? हाँ जी बिल्कुल। ये प्रॉब्लम हमने एनकाउंटर की थी, क्योंकि अभी सेमेस्टर हमारा फिनिश हुआ है और बच्चों की असेसमेंट भी बनाई है। तो इसमें 2 प्रकार के बच्चों से हम मिल पाते हैं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे जिनके पास शायद नेट कनेक्शन है पर वो दिखाते हैं कि नहीं है, ये आपको मैं वास्तविकता बता रही हूँ। और कुछ स्टूडेंट्स के पास वाकई ही नेट कनेक्शन नहीं होता है, ये बहुत स्ट्रांग नहीं है। तो इस समस्या का एट प्रेजेंट हम में से कोई भी, एटलीस्ट हमने यूनिवर्सिटी में भी डिस्कशंस किए थे, समाधान नहीं निकाल पाए हैं। क्योंकि ग्रास रूट लेवल पे जाके गाँव में, इंटीरियर्स में बच्चे गुड़गांव से भी हैं, फरीदाबाद, नूहू एरिया दूर दूर तक हैं, और इवन हरियाणा के इंटीरियर जो भी विलेजेस हैं, मुझे नाम का बहुत ज्यादा आइडिया नहीं है। तो कुछ बच्चे हैं जो नहीं कनेक्ट हो पाते हैं। तो वहां पे सिर्फ यही है कि बच्चों को अभी बस हौसला देना है, और जो भी उनको मैटर जैसे पहुंच सकते हैं हम ऑनलाइन बुक्स भेज देते हैं। व्हाट्सएप पे सारे बच्चे कनेक्टेड हैं, व्हाट्सएप पे सारे बच्चे कनेक्टेड नहीं है, बहुत बच्चे कनेक्टेड नहीं है। हाँ, तो ये हमें मैं इंटरनल समझ, असेसमेंट देनी है, तो क्या हम उन्हें अच्छी दे सकते हैं इंटरनल असेसमेंट? आप उन बच्चों की पुरानी परफॉर्मेंस के बेस पे, क्योंकि वो शुरू में मार्च तक तो आए ही हैं कक्षा में, मार्च के मिड तक, आई थिंक 16th of मार्च शायद लास्ट वर्किंग डे था हमारा। तो तब तक बच्चे आए हैं। अगर वो बच्चा रेगुलरली आ रहा है, इसका मतलब कुछ तो सुना ही है उस बच्चे ने, तो उसकी अटेंडेंस एक क्राइटेरिया हो सकती है। और ये मैंने बताया कि मतलब ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनके स्पष्ट सफेद या काले आंसर नहीं है, इट इज ग्रे। तो वी हैव टू बी सिंपैथेटिक, कुछ नंबर देके पास तो जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि वो बच्चे का कसूर नहीं है, परिस्थिति का कसूर है। हाँ जी ठीक। अलका मैडम, मैं प्रश्न पूछना चाहती हूँ आपसे कि हमारे कॉलेज में टास्क फोर्स है बच्चों के पास, एक पीरियड ही लगता है जैसे हिंदी का, और सिलेबस बनाने वाले हम नहीं है, हमारी यूनिवर्सिटी सिलेबस बनाती है। तो आप कहते हैं कि उनको टाइपिंग भी सिखा दें, उनको हम ऑनलाइन चीजें भी सिखाएं, तो जो चीज हमारे हाथ में नहीं है, तो हम ये बच्चों तक कैसे पहुंच जाएंगे सिलेबस के अंदर? सबसे पहले तो मैं आपके इस सवाल का जवाब में ये कहना चाहती हूँ कि आपके कॉलेज में कंप्यूटर लैब जरूर होगा, क्योंकि इतना आईटी का बढ़िया फंक्शन आप कर रहे हैं, आईटी माध्यम से सबको जोड़ लिया है, तो आईटी कंप्यूटर लैब आपके पास है ना? है जी, 5 है जी। हाँ 5 है, बताइए। हमारे पास तो एक ही है, आपके पास 5 लैब हैं, आप तो राजा हैं। सबसे पहले तो जो असाइनमेंट आप बच्चों को देते हैं, ये सिलेबस की बात मैंने इसलिए की थी कि आप क्योंकि सब सीनियर प्रोफेसर्स हैं, तो कभी कभी यूनिवर्सिटी की मीटिंग्स में आपको जाने का मौका मिलता है, तो वहां पर आप अपने विचार बिंदु छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये भी एक वायरस की तरह होता है। जब आप विचारों को फैलाना शुरू करते हैं, तो आज नहीं तो 1 साल बाद, 6 महीने बाद, 2 साल बाद चीजें हवा में रूप लेने लग जाती हैं। तो ये इसलिए बोला मैंने। हमारे यहाँ भी तो देखिए ना, धीरे धीरे करके चीजें बदल रही हैं। तो आप लोग सबसे पहला ये करिए कि बच्चे अपने असाइनमेंट खुद टाइप करें, और आपकी अगर प्रिंसिपल सुविधा दे दे बच्चों को लैब में, या लैब का जो आईटी अटेंडेंट और जो लेक्चरर है, कम से कम दिन में जैसे एक लैब ऐसा होना चाहिए, उनके पास कोई लेक्चरर या आईटी अटेंडेंट आसपास जरूर होना चाहिए। क्योंकि बच्चे, आप सभी जानते हैं, अभी दीपा जी ने कहा कि कुछ चीजें ग्रे कलर में होती हैं, आप कलर नहीं बता सकते। तो जब आप कंप्यूटर में उनको नेट मिलेगा, सारी सुविधाएं होंगी, तो कभी कभी वे लोग मिसयूज भी करते हैं। तो एक उनके साथ होना चाहिए व्यक्ति, और वे उनको सुविधा मिले कि वे कॉलेज में बैठकर अपने असाइनमेंट वगैरह टाइप कर सकें और आपको मेल से भेजे वे। तो जब धीरे धीरे चीजों को वे लोग यूटिलाइज करने लगेंगे, उनको घर में नेट नहीं मिला ना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जब कॉलेज में नेट है आप बैठिए वहां पर 2 घंटे, बाहर सड़क पर खड़े होने के या ग्राउंड में बैठ के बातें करने के काम करिए। और सच बात है, जिन बच्चों ने कुछ करना है वे समय का उपयोग करते हैं, जिन्होंने नहीं करना वो ग्रे कलर में ही रहना। ऐसे बच्चों के लिए वो सुविधाएं भी बहुत दे रही हैं। यही मैं कह रही हूँ, हमारे यहाँ भी यूनिवर्सिटी बच्चों को सुविधाएं देती है, लेकिन अगर कोई उसका सदुपयोग ना करे और हिम्मत ना करे, अब तुम एक कदम भी आगे ना बढ़ाओ
तो कोई तुम्हारी टांगे तो नहीं बन सकता ना। बैसाखी जरूर बनती है इंस्टीट्यूट, लेकिन टांगे नहीं बन सकती है। तो आप लोग कोशिश करिए कि बच्चे अपने असाइनमेंट टाइप करके आपको दें, खुद टाइप करें, और धीरे धीरे उनकी स्पीड बढ़ेगी, ईमेल भेजना सीखेंगे। और कभी कभी आप लोग कंप्यूटर लैब में उनके साथ अपनी हिंदी की क्लास लीजिए, कुछ वेबसाइट्स डाउनलोड करिए, और वो जब डाउनलोड करेंगे, आपको पता है हिंदी में इस समय 700-800 वेबसाइट्स हैं जिन पर हिंदी की चीजें मिलती हैं। तो ये बच्चे वहां कंप्यूटर लैब पे जब आप जाएं तो आप उन्हें बताइए, ये वाली खोलिए आप, अब इसमें इसकी पेज को खोलिए, देखिए इसमें क्या लिखा है, आज इसको पढ़िए और इस पर आप मुझे कुछ लिख कर दीजिए टाइप करके। तो इस तरह से वे लोग नेट से जुड़ेंगे और सिलेबस से भी जुड़े रहेंगे। ठीक कहा आपने, हमने लाइब्रेरी में भी ऐसे ही जोड़ा है। और कोई और प्रश्न करना चाहें तो अलका मैडम, अलका मैडम एक जो है लेडी हमारे साथ जुड़ी हुई है, सिमरन कुमारी, वो पूछना चाह रही हैं कि वो आपकी यूनिवर्सिटी में कैसे अप्लाई कर सकती हैं। उनके पास डिग्री क्या है? अब ये तो बहुत पर्सनल प्रश्न हो जाएगा। हाँ जी, वो भी चैट बॉक्स में डाला हुआ है, उनसे पूछ लेते हैं कि उनकी डिग्री क्या है। हाँ, मतलब यहाँ मैं बहुत पर्सनल क्वेश्चन हो जाएगा ना कि मैं उनसे पूछूं उनकी डिग्री क्या है, एक्सपीरियंस क्या है। अगर उनके पास, देखिए मैं सिर्फ एक वाक्य में बोल रही हूँ, दुनिया आज उनको ढूंढती है जिनके पास कुछ स्पेशल हो। यदि आपके पास भी वही सब डिग्रियां हैं जो हजारों के पास हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपका अनुभव और आपके पास कुछ स्पेशल है तो दुनिया उसे ढूंढ रही है। यही मैं सब बच्चों से भी कहना चाहती हूँ कि आप हिंदी में बीए करें, एमए करें, पीएचडी करें, कोई बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। लेकिन इसके साथ साथ आज ऑनलाइन कोर्स इतने सारे हैं, उनको ज्वाइन कीजिए, कुछ स्पेशल चीज करिए। मैं ही आपको बताना चाहती हूँ, मेरे यहाँ पे अभी प्राइमरी टीचर 5 प्रमोट होके सेकेंडरी में गए हैं। ये लॉकडाउन से पहले की बात है, अभी के लिए तो सारी जॉब्स, प्रमोशंस सभी रोक दी गई हैं कि ये साल बजट थोड़ा कम है, कुछ भी ज्यादा सरकार खर्च नहीं करेगी, तो अभी के लिए सब कुछ रुक गया है। तो 5 प्राइमरी टीचर कौन गए हैं सेकेंडरी में? जिन लोगों ने करिकुलम में काम किया था, जिन लोगों के पास आईटी मैनेजमेंट के सर्टिफिकेट थे, लीडरशिप के सर्टिफिकेट थे, इन लोगों ने अलग से 2-2 साल अपने पार्ट टाइम खर्च करके इन सब सर्टिफिकेट्स को इस पर काम किया आईटी पर, तो उनको ये प्लस मिला। तो आज दुनिया में नौकरी अगर स्पेशल चाहिए तो आपको कुछ स्पेशल एफर्ट तो करना ही पड़ेगा। अगर लीक वाली डिग्रीज हैं तो फिर कहीं भी आप खप सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत धन्यवाद। कोई और प्रश्न करना चाहता है? आपको कोई जिज्ञासा हो? अलका मैम की बात में मैं कुछ ऐड करना चाह रही हूँ। जरूर जरूर दीपक। मैम बिल्कुल ठीक कह रही है, इट इज नॉट द डिग्रीज, ये आपका स्किल, एटीट्यूड और एप्लीकेशन। कि अगर आपकी डेडिकेशन है, आपके अंदर स्किल्स हैं, डिग्री लेना तो मतलब रट्टा नंबर, दे डोंट मैटर। Are you present yourself? How you apply your knowledge in practical situation? That is more important. एक हम अपने MBA स्टूडेंट्स को कहते हैं कि आज के दिन किसी अच्छे बच्चे के लिए जॉब की कमी नहीं है, कितना डिप्रेशन आ जाए, कितना रिसेशन आ जाए, जॉब इज नॉट अ प्रॉब्लम। इंडस्ट्री इज ऑन अ लुकआउट फॉर स्मार्ट स्टूडेंट्स। हमें 99% मार्क्स वाले बच्चे नहीं चाहिए, हमें वो बच्चे चाहिए जो अच्छे नंबर लाए, उनको नॉलेज हो कि हमारी कंट्री इकोनॉमी में क्या हो रहा है, दे हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, दे आर एबल टू प्रेजेंट देमसेल्व्स। तो वो स्मार्ट जो ओवरऑल टोटल पैकेज है वो इंडस्ट्री ढूंढती है बच्चे में, रादर देन ओनली द ग्रेड्स, बिकॉज डिग्रीज हार्डली मैटर नाउअडेज। बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद दीपा जी, आपने बहुत सुंदर बोला, मुझे बहुत अच्छा लगा आपका, धन्यवाद। कोई और प्रश्न अगर हो तो हम दोनों हैं और दीपा जी भी अनुभवी हैं खूब। डॉक्टर अलका जी, मैं बताना चाहूंगी कि हमारे यहाँ सुविधाएं हम लोग इतनी स्टूडेंट्स को देते हैं, लेकिन बच्चे फायदा नहीं उठाते। और हमारे मैनेजमेंट में चाहे वो जिम है, चाहे स्पोर्ट्स ग्राउंड है, कंप्यूटर लैब्स हैं, और बच्चे टाइम ही नहीं दे पाते हैं। लड़कियां शायद गांव से आती हैं इसलिए, या उनको नौकरी की भागदौड़ के लिए वो कोचिंग के लिए भागती हैं कॉलेज टाइम के बाद, तो उन सुविधाओं का फायदा नहीं उठाते। और हमारे मैनेजमेंट वालों की भी हमेशा ये कोशिश रहती है कि इतना हमने खर्च किया हुआ है, चाइल्ड केयर सेंटर बनाया हुआ है, तो कोई उसका फायदा नहीं उठा पाता।
पता नहीं बच्चों में कुछ करने की इच्छा नहीं है लड़कियों में, या हमें कुछ समझ नहीं आता कि कैसे उनको लेके आया जाए। अब हमारा एथलेटिक मीट हुआ था, स्पोर्ट्स ग्राउंड है, तो बच्चे खेलते दिखाई नहीं देते। कल्चरल इवेंट्स हैं, उसमें बच्चे पार्टिसिपेट, पहले लोग सिफारिश करवाते थे कि कॉलेज की टीम में हमें ले लिया जाए। आजकल टीचर्स इंचार्ज है, सुधा मैडम तो अच्छे से जानते हैं, बड़ी मुश्किल से बच्चों को उस वहां पे लेके आना पड़ता है। तो ये सभी दिक्कतें तो हैं, पर आपके कहे अनुसार हम कोशिश करेंगे कि बच्चों को किसी और तरीके से उस ट्रैक पे लाने की कोशिश करें हम। और जैसे डॉक्टर दीपा कह रहे थे कि असेसमेंट बच्चे नहीं दे पा रहे हैं, तो इसमें मेरे को ये सजेशन लगता है कि जो बच्चे की पिछली सेमेस्टर है की असेसमेंट है, हम सुधा मैडम से भी बात करी थी कि हम बहुत ज्यादा बढ़ोतरी ना करें, उसमें 5 to 10% बढ़ा के अगर हम दे दें। बच्चा किसी कारण से असेसमेंट के लिए असाइनमेंट जमा नहीं करवा पाया, या टेस्ट नहीं दे पाया, या अटेंडेंस कम है, तो अब हम इस बार उनको ये छूट दे दें कि लास्ट सेमेस्टर्स की असेसमेंट का एवरेज लगा के थोड़ा सा उसको बढ़ा के बच्चे को दे दें। बहुत ज्यादा भी नहीं बढ़ाएं, क्योंकि 50% हो गया है। बहुत लोगों का प्रेशर हमारे पे आएगा कि जी बच्चे की असेसमेंट अच्छी हो जाए तो डिग्री की परसेंटेज इम्प्रूव हो जाएगी, तो ऐसा कोई भी ना करे। लेकिन पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए हम उसको थोड़ा सा कर दें, जहाँ कंफर्टेबल लगे, ठीक लगे, बाकी तो लेक्चर्स के हाथ में है। डॉक्टर दिनेश जी से चाहूंगी प्रिंसिपल, आपके विचार बड़े अच्छे हैं और आप इस मंच पर इस बात को बोल रही हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये निर्णय कॉलेज के सभी लेक्चरर और आपको मिलकर लेना चाहिए। हाँ, ये मैं बताया कि ये हाथ में तो उनके ही है मैडम, कलम तो उनकी चलेगी, हम तो सजेशन दे सकते हैं ना, लेकिन फिर भी ये कॉलेज की एक नीति होती है, किस तरह से मार्किंग स्कीम या मार्क्स दिए जाएंगे। और बाकी आपके सवाल का जवाब पहले आप पूछ रही थी कि बच्चे सुविधाओं को लेते नहीं हैं, इसके पीछे थोड़ा वक्त भी लगता है। और जैसे जो हमारे असेसमेंट क्राइटेरियाज हैं, थोड़ा बहुत हम इस पर 5% या 3% इन चीजों को जो लोग यूटिलाइज करें उनको देना शुरू कर दें, तब धीरे धीरे रुचि बढ़ेगी और तब वे लोग इसमें प्रयोग कुछ करेंगे। वैसे भी यूनिवर्सिटी की तरफ से भी कुछ गाइडलाइंस हमें रिटर्न में आएंगी, हम उन्हीं को ही फॉलो करना पड़ेगा। ये तो हम अपने पर्सनल लेवल पे डिस्कशंस कर रहे थे सुधा मैडम और मैं कल, तो वो फिर हम लोग कि कैसे क्या। जी जी, हाँ जी। और मैं डॉक्टर दिनेश जी से भी पूछना चाहूंगी कि सर जो हम कॉलेज में हम कर रहे हैं सुधा मैडम और हम मिलके जो भी सैनिटाइजेशन का, तो मेरे मन में कुछ डाउट्स आते रहते हैं, तो हम चाहते हैं कि आप इसमें एक्सपर्ट हैं, कभी विजिट करके हम लोगों को, हमारे स्टाफ को, कोई पॉसिबल हो तो थोड़ा सा उनको अच्छे से ट्रेनिंग कहीं से मिल जाए कि कैसे वो प्रॉपरली सैनिटाइज करें, क्योंकि हमने उनको लाके मटेरियल दे दिया, यूज वो करते हैं, तो एक ट्रेनिंग सेशन उन लोगों का भी हो जाए तो कॉलेज में हमारे आने वाले बच्चे सुरक्षित रह पाएंगे, और स्टाफ भी जैसे आएगा सब तो सुरक्षित रहेंगे। मुझे खुशी होगी आप लोगों को उस विषय में ज़्यादा से ज़्यादा बताने की, तो आप कभी भी आ सकती हैं, आप मुझे बस बता दीजिए, अवेलेबल रहूँगा। थैंक यू सर, और हमेशा से हमें आपको पता है कि आपका कोऑपरेशन तो जैसे ही हम टच में रहते हैं तो मिलता ही रहता है हमें। थैंक यू मैडम, थैंक यू। थैंक यू सर। चैटबॉक्स में एक क्वेश्चन आया है मैडम डॉक्टर दिनेश सर से कि भाई क्या कपड़े के मास्क जो आजकल सिल के सभी यूज कर रहे हैं, तो क्या वो सही है? बिल्कुल मैम, ऐसा है कि जो रिस्क एरियाज हैं, उन रिस्क एरियाज को हमने लो, मॉडरेट और हाई रिस्क एरियाज में डाला हुआ है। जो मैक्सिमम एरियाज हैं हमारे वो लो रिस्क एरिया हैं, सिर्फ हाई रिस्क है जहाँ पर कोविड पॉजिटिव पेशेंट हैं। कोविड पॉजिटिव पेशेंट से हम बात कर रहे हैं तो वो सिर्फ हॉस्पिटल में या क्वारंटाइन वाली जगह पे ही ऐसी चीज़ें हैं। तो कपड़े का मास्क हम यूज करते हैं और हम सभी को कपड़े का मास्क यूज करना ही चाहिए। कपड़े का मास्क इजीली धुल भी जाता है और कपड़े का मास्क अच्छे से कीटाणु रहित हो सकता है, उसको उबाल सकते हैं, दोबारा से पहना जा सकता है, कोस्ट इफेक्टिव है, बार बार उस पर कोस्ट नहीं है। तो मास्क कपड़े का ठीक है, वो सूती कपड़ा होना चाहिए। यदि इस बारे में बताना चाहूँगा कि मास्क को 6 से 8 घंटे तक ही पहनना चाहिए, या वो बीच में गीला हो जाए किसी तरह से, आपके पसीने से या किसी भी तरह से, तो उसको तुरंत बदल लेना चाहिए।
Thank you, sir. The another question in chat box is, hello ma'am. Hello ma'am. यस यस yes, बोलिए बोलो बोलो बच्चे। बोलिए बेटा बोलिए। मैं किरण सुन पा रही हो मैम? हाँ जी हाँ, सुन सुन पा रहे रहे हैं, आप बोलो। हाँ जी मैम, मेरा ये प्रश्न है कि हम बीए के बाद क्या करें? जैसे कि आप कह रहे थे कि जो बच्चा स्पेशल हो उसी को हम आगे लगा सकते हैं जॉब वगैरह पे, आप कह रहे थे। तो हम ऐसा क्या करें जिससे हमें जॉब भी आसानी से मिल सके? ऐसे तो बीए तो सभी करते हैं, बीएड भी करते हैं, किन का नेट भी क्लियर हो जाता है, लेकिन जिनका नेट क्लियर नहीं होता वो गवर्नमेंट जॉब भी नहीं लग पाते। तो उनको क्या करना चाहिए जिससे उनको आसानी से जॉब मिल सके मैम? यस मैम, हमारा भी यही क्वेश्चन है। जी मैं कुछ कहना चाहूंगी इस बारे में। बेटा आपका जो प्रश्न है कि बीए के बाद क्या करें या नेट क्लियर, मैं एक्चुअली नेट के रेफरेंस में बताना चाहूंगी कि नेट भी क्लियर हो जाए और गवर्नमेंट जॉब ना मिले। पहली चीज है, हमारा उद्देश्य गलत है। उद्देश्य जॉब पाना है, सरकारी जॉब पाना नहीं है। वी हैव एम्पल ऑफ बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं प्राइवेट सेक्टर में जॉब के लिए एक बच्चे के लिए। अब एक बच्चा बीए कर रहा है, वो ट्रांसलेशन का डिप्लोमा कर ले तो ट्रांसलेटर्स की काफी जॉब्स हैं मार्केट में। फाइन, तो आपको ये नहीं देखना, सरकारी जॉब के पीछे नहीं भागना है। एनी जॉब विच इज गुड, प्राइवेट सेक्टर में बहुत जॉब मिलती है। हमारे स्टूडेंट्स जो प्राइवेट सेक्टर में टीचिंग की जॉब कर रहे हैं वो हमसे ज्यादा तनख्वाह पा रहे हैं क्योंकि उन्होंने रिस्क लिया कि वो कंफर्टेबल सरकारी जॉब की सेटिंग में ना रहे और वो प्राइवेट सेक्टर में गए और आज के दिन दे आर वर्किंग वेरी वेल। एक पीपीटी, एक प्रेजेंटेशन अच्छे लेटेस्ट टॉपिक पे बनाते हैं, बैग उठाते हैं, 10 जगह दे आते हैं एंड दे आर अर्निंग लाइक एनीथिंग। तो अपॉर्चुनिटी की कोई कमी नहीं है बेटा। बाकी बीए वाले बच्चे के लिए आगे क्या वो कर सकते हैं वो आई थिंक बाकी लोग बता पाएंगे। जो बीए के बाद आप सोच रहे हैं बेटा, सबसे पहले तो आपके मन में जो सवाल उठ रहा है कि मैं बीए के बाद मुझे क्या करना है, ये सवाल आपको अपने आप से पूछना है बेटा। हम अपने आप को जितना ज्यादा जानते हैं दूसरा कोई व्यक्ति हमें नहीं जानता है। मान लीजिए अभी जैसे दीपा जी ने कहा कि ट्रांसलेशन का क्षेत्र है, बहुत सुंदर क्षेत्र है ट्रांसलेशन का, लेकिन आपको इसमें भी योग्यता अपनी बढ़ानी होगी। जब तक आप हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी दोनों भाषाओं में पारंगत नहीं होंगे तब तक ट्रांसलेशन उतना बढ़िया नहीं होता। लेकिन इसके लिए आपको प्रयास करना, अगर आप इस क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो आपको दोनों भाषाएं सीखनी चाहिए। तो हर बच्चे को देखना चाहिए कि मैं क्या सीखना चाहता हूँ। हो सकता है आपको मैनेजमेंट पसंद है तो आप जो मैनेजमेंट के, लीडरशिप के छोटे छोटे ऑनलाइन कोर्स हैं उन सब कुछ करिए ताकि आपकी योग्यता बढ़ सके। तो बेटे हर एक को अपने मन को खुद खंगालना है कि मेरे लिए कौन सी लाइन होगी। हो सकता है किसी को सिलाई कढ़ाई में बहुत शौक है, जरूरी नहीं कि आप सिलाई कढ़ाई करके आप होम इकोनॉमिक्स के लेक्चरर ही बने। आज तो लोग अपने बुटीक खोलते हैं, घर से जीरो से शुरू करके कितने हीरो बन जाते हैं। लेकिन आपका पैशन होना चाहिए ना। जब तक आपको नहीं पता कि मुझे क्या करना है, दुनिया आपको ढूंढ के नहीं बता पाएगी कि आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले आपको अपने भीतर के अंदर का ढूंढिए कि आप किस चीज में शौक रखते हैं, फिर उसको मांझिए, उसमें मदद ढूंढिए, कोई आपकी जहां तक मदद कर सके उनसे मदद लीजिए और फिर आगे बढ़ने की कोशिश करिए। थैंक यू मैम। ओके बेटा, शुभ दिन। कोई और बच्चा प्रश्न पूछना चाहता है या हम बड़ों में से कोई प्रश्न पूछना चाहते हो? कोई जिज्ञासा हो? दिनेश सर। हाँ, ये बच्ची शायद दिनेश जी से कुछ पूछना चाहती हैं। जी जी बेटा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। जैसे सर आपने बोला कि हम मास्क का प्रयोग करेंगे कपड़े से बनाकर, लेकिन कुछ लोग कहते हैं, जैसे टीवी में न्यूज में भी आता है कि हमारे सांस में प्रॉब्लम हो जाती है मास्क लगाने से, क्या होती है सर ये? सांस में प्रॉब्लम उतनी नहीं होगी यदि वो कॉटन का सूती कपड़ा होगा। यदि वो सिंथेटिक कपड़ा है तो उसमें से हवा छन के
कम आएगी। सूती कपड़े में जो छिद्र हैं जिससे उसकी बुनाई है वो उतनी ज़्यादा टाइट या ज़्यादा क्लोज नहीं होती है, तो हवा आ जाएगी। तो हवा का ऐसा कोई नहीं है। हम लोग N95 जो रेस्पिरेटर हैं वो भी हम पहनते हैं, तो उसमें बल्कि हवा को बहुत तेज़ी से लेना पड़ता है। कपड़े के मास्क में या 3 लेयर मास्क जो कि मार्केट में अवेलेबल हैं, उससे हवा बिल्कुल आसानी से आप ले पाएंगे। ऐसा कोई भी उसमें दिक्कत का कारण नहीं है। थैंक यू सर। Dr. Dinesh sir, the another question in chat box is how to maintain clothes hygiene and sanitize them after outing. Pardon? How to maintain clothes hygiene and sanitize after outing, sir? They cannot write. Definitely we have to maintain the clothes hygiene after outing. When you go out for something, you just come home and wash your hands first of all. First of all, you wash your hands. Then, if you have gone so many places, then you go to, you just remove your clothes, put them in half bucket of detergent water, soak them for 2 hours, and take a shower. Directly you should take a shower, and after 2 hours you can wash the clothes in a usual washing machine. Thanks, sir. समापन की ओर हम बढ़ाते हैं अपने कार्यक्रम को। पूनम मैडम, Yes, समय सीमा समाप्त हो रही है शायद। Yes, ma'am. Thank you, everyone. आचार्य जी से निवेदन करते हैं कि वे धन्यवाद ज्ञापन करेंगे। पूनम मैडम, अनीता मैडम का देख लीजिए। हाँ जी, ये जो हमने आज शुभ कार्यक्रम का आयोजन किया, इस कार्यक्रम की सफलता में सुधा मैडम ने कहा था कि कोई व्यवधान नहीं आया टेक्निकल टीम की तरफ से या टाइम लिमिटेशन से, तो हम लगातार इसको कंटिन्यू कर पाए। और इसके लिए हम सब पॉजिटिव लोगों का इकट्ठा होना एक मंच पे, सब अच्छी सोच हम समाज में अच्छा लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, आगे एक नई दिशा ढूंढ रहे हैं जिसपे हम सबको सफलता मिले और हमारा शिक्षण कार्यक्रम हम अच्छे से कर सके बच्चों के आमने सामने। क्योंकि ये जो दूरी आ गई है इस बीमारी की वजह से, हम सब चाहते हैं कि जल्दी से खत्म हो जाए, लेकिन इसकी वजह से हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को भी मिला है। अब टेक्निकल नॉलेज हम लोगों को आ गई है, नहीं तो हमारा कंफर्ट जोन से हम लोगों ने थोड़ा सा बाहर निकलना सीखा है। जैसा डॉक्टर दीपा कह रहे थे कि शुरू में हम लोगों को लगता था कि ये तो थोड़े दिन की बात है, हमारे देश में ऐसा नहीं होगा। मैं भी जब टीवी पे न्यूज में देखती थी चाइना के लोग मास्क पहन के घूम रहे हैं, तो हम सोचते थे कि ऐसा हम लोगों के जीवन में कभी नहीं हो सकता। पर मैन प्रपोजेस एंड गॉड डिस्पोजेस, तो जो हम सोचते हैं हमारे हिसाब से नहीं होता, जैसा प्रभु इच्छा होती है। तो उसी से हमने आज ये सब मिले हैं, जुड़े हैं, और बहुत अच्छा लगा सबका हमें सुनकर और डॉक्टर अलका के विचार जानकर। इतना उन्होंने अपना जो उनका बिजी कार्यक्रम है उसमें से आज छुट्टी वाले दिन उन्होंने हमें समय दिया। अपना जो फुर्सत के क्षण होते हैं किसी भी महिला के, वो चुरा लिए हम आज आपके परिवार से हमने ले लिए। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और परिवार में भी आपका सहयोग किया है, तभी आप हमारे पास आ सके हैं, हमें मिल सके हैं। धन्यवाद मैडम आपका। कहना चाह रही हूँ। हाँ जी मैडम, मैं इधर डॉक्टर क्यूटी बात करना चाह रही हूँ। हाँ जी। हाँ, बस मैं मैडम के लेक्चर के लिए 2 लाइन कहना चाह रही थी साथ में कि आपकी बात को कंटिन्यू करना चाहूंगी कि जब सिर पे पड़ती है तो सब कोई बजा लेते हैं। अब मास्क लगाने पड़ेंगे, दूर भी रहना पड़ेगा, तो सारे ही काम करने होंगे मैम। और पॉजिटिव की जहाँ तक बात है कि भी आप सब पॉजिटिव लोगों ने इतना पॉजिटिव लेक्चर कराया। मैडम इतने खूबसूरत देश में रहती, मॉरिशस अपने आप में बड़ा प्यारा सा देश है, और वहाँ पर जैसे स्थितियों से निकलकर आज हमारे समक्ष है, तो बड़ा मोटिवेशन हो रहा है, अपने को हौसला जुटा पा रहे हैं।
कि जब वो इतनी अच्छी इस पर इतने बुरी हालात से निकलकर हमारे सामने इतने एनर्जेटिक होके बैठे हैं, तो हम भी इस माहौल से तब बड़े निखरे हुए निकलेंगे। हमारे सामने भी ऐसा पल जरूर आएगा मैडम, हम ये उम्मीद करते हैं। हम भी गर्व से कहेंगे कि हमारा देश भी मुक्त हो गया है। हरियाणा की स्थिति उतनी बुरी नहीं है, आप लोग बहादुर हैं। यस मैम। और डॉक्टर दीपा का भी धन्यवाद करते हैं। वो तो हमें अपनी छोटी बच्ची, छोटी बहन जैसी लगती हैं। तो उनका भी सुनकर पहली बार मुझे मौका मिला है सुनने का, तो बहुत अच्छा लगा। और डॉक्टर दिनेश जी से तो हम घर जैसे कभी भी मिलते रहते हैं, तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमने छोटे से समय में, थोड़ी से समय में ही हमने ये कार्यक्रम का आयोजन हम कर पाए, तो ये सब लोगों की मेहनत, लगन और सबकी इच्छा शक्ति की वजह से ये संभव हुआ है कि आज का समय, ये पल हम लोगों ने इकट्ठे बिताना था और हम सब का एक दूसरे से अपना आदान प्रदान विचारों का हुआ। इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। और जो हमारे इस कॉन्फ्रेंस से सभी हमारे श्रोतागण जुड़े हैं, सब हमारे स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो दूसरे कॉलेजेस के फैकल्टी स्टाफ मेंबर्स हैं, उन सबका भी धन्यवाद। क्योंकि अगर हम एक प्लानिंग करते और वो ना जुड़ते तो हमारा ये सफल आयोजन नहीं हो पाता। तो इसके लिए हम सबका धन्यवाद करते हैं, डॉक्टर सुधा मैडम का भी, डॉक्टर गीता मैडम का भी और डॉक्टर पूनम गिल का भी, जो हमारे किसी भी समय दिन रात हम उनको कुछ आदेश देते हैं तो तुरंत हाँ जी कह के वो हमारे विचारों को एक कल्पना जो हम करते हैं उसको धरातल पे ले आते हैं और हमारा सफल आयोजन करते हैं। धन्यवाद मैडम। थैंक यू। थैंक यू मैडम। सभी को शुभकामनाएं, आगे का आपका जीवन सफल रहे और सब स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अलविदा। थैंक यू मैम। Thank you, everyone. थैंक यू। Thank you everyone for joining. Special thanks to our speakers for sharing valuable information with us. Audience are requested to check their registered email IDs for the link of feedback form, and all are requested to share their experience, and e-certificate will be issued within 7 days. Thank you everyone. Have a nice evening. Thank you, ma'am.